कहानी की शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग और आलसियों के लिए ये रोज की तरह ही नॉर्मल सा डे था और हम योकोया को उसके गंदे पड़े रूम में सोए हुए देखते हैं। तब उसके घर पे बेल रिंग होती है और वो नींद में उठते हुए देखने आता है कि कौन आया है। सुबह सुबह वो देखता है बाहर एक लड़की मेड की ड्रेस में खड़ी है जो उससे काम मांगने आई है। योकोया उसे अंदर लाता है और अपने साथ उसे भी एक कोल्ड ड्रिंक देते हुए कहता है मेरे मॉम डैड घर पे नहीं है इसलिए मेरा घर गंदा दिख रहा होगा। फिर वो सोचता है कि कहीं वो उसे अंदर लाकर गलती तो नहीं कर रहा। खैर मैं इसे कुछ सवाल पूछ के वापस भेज दूंगा। वो पूछता है तो तुम अपने पहले किए कामों के बारे में बताओ। वो मेड कहती है कि मैं पहले बिना फ्लाइट के ऊपर का टिकट काटने का काम करती थी अपने मास्टर के लिए, वही मास्टर जिन्होंने मुझे यहाँ रेफर किया है। योकोया कहता है तुम मजाक कर रही हो ना, पर वो घबरा जाता है ये जान करके कि ये सही में पहले असैसिनेशन का काम करती थी। फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारे जो मास्टर थे इसके पहले उनका मेरे साथ क्या रिलेशन है जो उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा है। वो मेड योकोया को रिश्ता जुड़ाने लगती है जो सुनकर के रिश्तों में कितनी गहराई हो सकती है ये योकोया को एहसास हो जाता है और वो उसे बीच में ही रोकते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया, मैं एक स्ट्रेंजर ही कहलाऊंगा। तभी वो घबरा जाता है कि इसे बीच में रोकने पे ये गुस्सा ना हो जाए। फिर वो टॉपिक चेंज करता है ये पूछते हुए कि तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है असैसिनेशन में। वो मेड उसकी मंजूरी से उसके बैकयार्ड में आती है और चाकू निकाल एक बैक फ्लिप मारते हुए सामने के पेड़ पे फेंकती है जो जाके एक सीधे लाइन में धंस जाते हैं। फिर वो बताती है कि अक्सर मैं ऐसे नहीं थ्रो करती अपने टारगेट पे, सिर्फ ये दिखाने के लिए था। योकोया का तो यहाँ भौचक्का निकल गया था। वो सोचता है कि मैं ऐसे चलते फिरते थ्रोइंग मशीन को काम पे तो नहीं रख सकता। वो कहता है कि मुझे माफ करना पर मुझे किसी तरह की असैसिनेशन सर्विस नहीं चाहिए और न ही मैं उन्हें जानता हूँ जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। वो मेड कहती है कि ठीक है मैं समझ गई और योकोया के घर से जाने लगती है। इधर योकोया राहत की सांस लेता है कि अच्छा हुआ कि वो कुछ काट के नहीं ले गई। तभी उसका ध्यान नीचे गिरे किसी चीज पे जाता है और इधर हम दूसरी तरफ वो मेड को देखते हैं जो सोचते हुए जा रही होती है कि अब वो क्या करे। वो मुड़कर देखती है कि शायद योकोया उसके पीछे आ रहा है, पर वो उसका भ्रम था। वो रेलवे लाइन क्रॉस करती है तभी पीछे से योकोया उसे मिस सर्वेंट कह के आवाज दे रहा था कि तुम्हारी ये चीज छूट गई है। वो मेड मुड़ती है देखने तो योकोया की तरफ तेजी से एक ट्रक बढ़ रही थी जिससे उसका अभी रीइंकार्नेशन हो जाता, पर राइटर ऐसे नहीं चाहता था और वो लड़की उसे जंप करके बचा लेती है। वो उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। योकोया हाँ करता है और थैंक्स भी कहता है। यहाँ वो लड़की कहती है कि मैंने पहली बार किसी की जान लेने की जगह बचाई है और वो सोचती है कि मेरा दिल इतना तेजी से धड़कता हुआ क्यों महसूस हो रहा है। योकोया यहाँ से उसका बेल वापस करता है जिसे लेकर के वो थैंक्स कह के फिर जाने लगती है। यहाँ योकोया फिर अपना माइंड चेंज करता है और उसे साफ सफाई के काम पे रखने का डिसाइड करता है। घर आके मेड अपने तहखाने से सारे औजार निकाल के कहती है तो बताओ किसे साफ करना है। योकोया कहता है अरे रुको, साफ करने से मेरा मतलब किसी को असैसिनेट करने का नहीं है। वो बताता है कि तुम्हें इन सभी पड़े गार्बेजेस को साफ करना है। वो मेड कहती है ओह तो इनमें जरूर डेड बॉडीज होंगी। योकोया कहता है कि तुम एक सेकंड के लिए मार काट वाले थॉट से बाहर निकलोगी। वो मेड कहती है ठीक है तो तुम्हारी बताई अगर काम को मैं करूंगी तो तुम मुझे जॉब पे रखोगे। योकोया हाँ करता है और सोचता है कि इसने मेरी जान बचाई है और ये बुरी इंसान भी नहीं लगती, इसे एक मौका तो देना ही चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ योकोया आकर देखता है कि इसे घर का काम करने तो बिल्कुल नहीं आता, हाथ में टूटी हुई झाड़ू और सर पे उल्टी बाल्टी। वो लड़की योकोया को देख कहती है कि माफ करना मैं ये अभी साफ करती हूँ, पर वो फिसल के गिरने वाली होती है पर बैक फ्लिप मार के बच जाती है। पर बाल्टी उसकी शोभा बढ़ाने पे तुला हुआ था। वो फिर से इस शर्मिंदगी के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ये सभी चीजें कर पाऊंगी। योकोया उसके सर से बाल्टी हटाते हुए कहता है कि दरअसल मैं ही तुम्हें वो काम दे रहा था जो तुम्हें नहीं आता। कोई बात नहीं, हम साथ में साफ करते हैं, तुम मेरी मदद करना जिससे तुम सीख जाओगी। 1 घंटे बाद लिविंग रूम चमकने लगा था और योकोया उसका थैंक्स करता है उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद वो टाइम देखता है तो अभी खाना भी बनाना था। वो मेड से पूछता है कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है, पर वो मेड कहती है कि नहीं। योकोया कहता है कोई बात नहीं, मैं क्या बनाना है ये सोच लिया है, तुम जाके तब तक फ्रेश हो लो। इधर नहाते हुए मेड सोच रही होती है योकोया के बारे में कि ये सभी मास्टरों में से अलग है। इधर योकोया बैठे हुए कहता है कि मैं एक सेकेंड ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ जो अपने मॉम डैड से अलग रहता है, जिसके घर पे एक मेड आई हुई है जो एक असैसिन है। पर मैं अभी इस बात से घबरा रहा हूँ कि अगर वो नहा के टॉवल में ही बाहर आ जाए तो मैं क्या करूंगा। तभी वो मेड फुल ड्रेस में बाहर आकर उसे थैंक्स कहती है पहले नहाने देने के लिए और योकोया का किस्मत में निकलता है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इसके बाद वो डिनर रेडी कर रहे थे और योकोया कहता है कि अपने आप को फोर्स मत करना गोभी काटने में। वो मेड गोभी उठाती है और उसे छोटे छोटे पीसेस में काट देती है। योकोया अपनी बनाई हुई डिश के बारे में बताता है कि इसे टोनकात्सु कहते हैं, तुमने खाया है क्या पहले। वो मेड कहती है कि मैं डिशेस को सिर्फ जिंदा रखने वाले एलिमेंट्स की तरह देखती हूँ, मैं अगर खाई भी होंगी तो मुझे इसका टेस्ट याद नहीं होगा। योकोया कहता है क्या बात कर रही हो, एक बार तुम जब ये टोनकात्सु खाओगी तो कभी नहीं भूलोगी।
और मैं ये शहर के फेमस काटसूदा दुकान से लेके आया हूँ। फिर वो 2 प्लेट में निकालता है और एक प्लेट उसे देते हुए पूछता है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है मिस सर्वेंट? वो मेड कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे हर मास्टर मुझे अलग अलग नाम से बुलाते थे, आप भी मुझे कोई अपना नाम दे सकते हैं मास्टर योकोया। योकोया कहता है कि ठीक है, मैं सोच के रखूंगा, अभी के लिए मैं मिस सर्वेंट ही बुलाऊंगा। इसके बाद वो खाने बैठते हैं, जहाँ पहला निवाला लेते ही योकोया पूछता है, ये कैसा है? मिस सर्वेंट को अपनी पास्ट लाइफ का ट्रॉमा आने लगते हैं, पर वो उससे बाहर निकलते हुए कहती है कि हाँ, ये सही में काफी अच्छा है, और सोचती है कि मुझे उस एक्सीडेंट से लेकर के बाथ लेने तक और अभी डिनर करते हुए भी काफी वार्म फीलिंग आ रही है। योकोया कहता है कि मैंने ऊपर के फ्लोर के रूम को तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है, तुम उसे अपना ही रूम समझ सकती हो, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। मिस सर्वेंट अपने पास्ट को याद करती है, जब वो खून में लथपथ थी और उसका मास्टर कह रहा होता है कि तुम्हारा शरीर बर्फ के जैसा सफेद है और उसके जैसा ही ठंडा भी, जिसका मतलब होता है क्रूएल होना। इधर योकोया नोटिस करता है कि वो बिना सॉस के ही खा रही होती है, तो उसे देकर के साथ में ट्राई करने बोलता है, और जब मिस सर्वेंट सॉस के साथ टोनकात्सु खाती है तो उसे ये काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। हाँ, सर्वेंट को सॉस पसंद है। सीन शिफ्ट होता है मिडनाइट पर। मिडनाइट सीन क्यों? अच्छा, क्योंकि योकोया को बुरे सपने आ रहे थे। वो पसीने पसीने होकर उठता है और कुछ खाने फ्रिज की तरफ बढ़ता है, जहाँ अगर वो देखता है तो मिस सर्वेंट सॉस खा रही होती है। दोनों थोड़ी देर तो एक दूसरे को देखते हैं, फिर मिस सर्वेंट उसे माफी मांगती है, तो योकोया कहता है कि कोई बात नहीं, भूख तो मुझे भी लगती है रात में। फिर वो ट्रे में कुछ खाने का सामान लाता है और कहता है चलो साथ में खाते हैं। खाना खत्म करने के बाद मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या तुम कोई डरावना सपना देख रहे थे? ये बात सुनी योकोया हैरान था। मिस सर्वेंट बताती है कि जब मैं किचन की तरफ आ रही थी तो तुम्हारे कमरे से आवाज आ रही थी, मैं अंदर आकर देखी तो तुम कुछ कहते हुए रो रहे थे। योकोया कहता है कि ये काफी एम्बेरसिंग है, क्या तुमने सुना मैं क्या कह रहा था? मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, तुम कई बार अपनी मॉम को आवाज दे रहे थे। इससे तो अब योकोया और ज्यादा एम्बेरस होने लगता है। तभी मिस सर्वेंट कहती है, आज पहली बार मुझे भी कोई अलग तरह का सपना आया, उस टोनकात्सु सॉस का, जो मुझसे बात करते हुए कह रहा था कि मैं इतना बड़ा हूँ कि तुम्हारे चाटने से कभी खत्म नहीं होऊंगा। पर जैसे ही मैं उसकी तरफ बढ़ी, मेरी नींद खुल गई और पहली बार मैं डरावने सपने से अलग हटके कुछ देखी थी, जिसे मैं जगना नहीं चाहती थी। पर तुम्हारे सपने को सुन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रही। योकोया कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे कभी कभी ही ऐसे सपने आते हैं। हम देखते हैं योकोया की मॉम उसे डैड के पास छोड़ के चली जाती हैं। योकोया बताता है कि मैं जब भी डरावने सपने देखता था तो मॉम के गोद में सर रख के आराम से सो जाता था, पर उनके जाने के बाद से डर लगता है तन्हा सोने में जी। उसकी बातें सुन मिस सर्वेंट उसे अपने गोद में सर रख के सोने को कहती है। ये सुन योकोया मना करते हुए कहता है कि वो बचपन की बात थी। मिस सर्वेंट उदास होते हुए सोचती है कि मुझे पता था, एक एसेसियन कभी किसी के खुशी का कारण नहीं बन सकती। तभी अचानक से योकोया उसके गोद में आकर लेट जाता है और कहता है कि ये काफी वार्म और आरामदायक लग रहा है। मिस सर्वेंट कहती है कि हाँ, और मेरे लिए भी, तो अब आप अच्छे से सो पाएंगे मास्टर योकोया। मिस सर्वेंट सोचती है कि ये एहसास बिल्कुल उस इंसिडेंट वाले दिन की तरह ही था, जहाँ मेरे शरीर में इतनी ऊर्जा आ गई जैसे मैं कई सारे दुश्मनों से लड़ रही थी, पर वो सारी ऊर्जा मैंने किसी की जान बचाने में यूज की। आखिर ऐसा क्यों? सीन शिफ्ट होता अगले दिन। मिस सर्वेंट फ्रूट निंजा खेलते हुए कचरों के साइज को छोटा कर रही थी। तभी योकोया आके उससे ऐसा करने का कारण पूछता है, तो मिस सर्वेंट कहती है ऐसे काफी कम स्पेस लगता है। योकोया काफी इम्प्रेस होता है। फिर जब वो गाड़ी वाले की तरफ बढ़ता है कचरा निकालने, तो उसे अपने घर के बाहर एक फ्लफी डॉग दिखता है, जिसके साथ कोई एक लेटर भी रख गया था। मिस सर्वेंट उसे पढ़ती है कि मैं इस कुत्ते को पोमेरियन समझ के खरीद लाया था, पर पता चला कि ये एक ऐसे ब्रीड का है जो काफी खाना खाते हैं और ज्यादा जल्दी बड़े होते हैं, इसलिए मैं इसे किसी अमीर के घर के यहाँ छोड़ रहा हूँ, प्लीज इसे अडॉप्ट कर लेना। मिस सर्वेंट पूछती है कि क्या आप इसे रखने वाले हैं? योकोया कहता है कि हाँ, इतने छोटे पपी को मैं इतनी गर्मी में नहीं छोड़ सकता, ये मर सकता है। इस पर मिस सर्वेंट कहती है कि अगर इसमें जीने की इच्छा होगी तो ये कैसे भी जी लेगा, लेकिन अगर आप इस पे दया करके इसे बचा रहे हैं तो ये इसके एनिमल इंस्टिंक्ट के लिए अच्छा नहीं होगा। इस पे योकोया कहता है कि मैं तुम्हारी बात अच्छे से तो नहीं समझ पा रहा, पर तुमने मुझे उस ट्रक से मुझ पे दया करके तो नहीं बचाया था ना। ये सुन मिस सर्वेंट सोच में पड़ जाती है। योकोया कहता है कि अगर हम किसी की जान को खतरे में देखते हैं तो हमारी इंसानी फितरत कुछ भी सोचने से पहले एक्शन में आ जाती है, और शायद इसे ही इंसानियत कहते हैं। और वैसे भी त्याग दिए जाने के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है। योकोया उस पपी के साथ खेल रहा होता है और मिस सर्वेंट से पूछता है कि क्या तुम भी इसे हाथ में लेना चाहोगी, पर मिस सर्वेंट इसे दूर भागने लगती है और योकोया समझ जाता है कि वो डरी हुई है। योकोया कहता है कि देखो तो ये कितना क्यूट है। मिस सर्वेंट कहती है कि अगर मास्टर का ऑर्डर है तो मैं इसे छू जरूर सकती हूँ। योकोया कहता है ठीक है, खुद को फोर्स मत करो। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हें डर क्यों लगता है कुत्तों से? मिस सर्वेंट बताती है कि कैसे उसे एसएसएन की ट्रेनिंग के लिए जंगली कुत्तों के बीच पहाड़ियों पे छोड़ दिया जाता था। योकोया ये सुन कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, पर इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें खुद ही इस डर को दूर करना होगा।
ये सुन मिस सर्वेंट सोचती है कि मैं अपने मास्टर को ऐसे असहाय महसूस नहीं करा सकती। वो उस पपी को हाथ में लेने का डिसाइड करती है, पर उसका हाथ कांप रहा होता है। युकोया कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो रहने दो। मिस सर्वेंट कहती है कि ऐसा कोई डर नहीं जिसे मैं दूर ना कर सकूं। युकोया पूछता है, वैसे तुम्हें इसमें कौन सी इसकी चीज डरावनी लग रही है? मिस सर्वेंट उसके नाखूनों, दांत और डरावनी नजर को पॉइंट करती है। युकोया हंसते हुए कहता है, क्या ये तुम्हें इस तरह दिखाई दे रहा है? मुझे तो ये एक मोची केक की तरह दिखता है। तभी वो पपी मिस सर्वेंट की उंगली को अपने मुंह में ले लेता है, जिससे मिस सर्वेंट काफी डरते हुए उठती है। और आज तो मेड ने इसको तंदूर में फेंक के हॉट डॉग बना ही देना था, पर युकोया उससे झट से वापस ले लेता है और वो पपी युकोया की उंगली को भी मुंह में ले लेता है। युकोया यहाँ देखता है तो इसके दांत आ रहे होते हैं, तो इसे लेके ये एनिमल हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ युकोया पपी को इंजेक्शन लगवाने लगता है और मिस सर्वेंट पपी के लिए चीजें खरीद रही होती है। युकोया उसे वापस लेकर आता है और कहता है कि देखो तो तुम्हारे लिए हम चीजें ले रहे हैं। घर वापस आते हुए युकोया मिस सर्वेंट का थैंक्स कहता है साथ आने के लिए। मिस सर्वेंट वहीं पे रुक जाती है और कहती है, मास्टर युकोया, आप मेरे सभी मास्टर से अलग हो। मैं वैसे माहौल में काम करती थी जहाँ काम खत्म करने का दूसरा मौका तक नहीं दिया जाता था। वहीं आपके साथ मैं कोई भी काम एक बार में सही से नहीं कर पाती हूँ, फिर भी आप मुझ पे भरोसा कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि मैं जिस काम में थी वहाँ मुश्किलें नहीं थी। वो एक डांसिंग चेयर गेम जैसा था, पर जहाँ भी जाती काम सिर्फ एक ही करना पड़ता था। पर वो सब चीजें ऐसा लगता है किसी काम की नहीं थी। काश मैं आपसे इस पपी की तरह मिलती, जिसे इतना तो पता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, जिससे मैं शायद वो बन पाती जो आपको चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपके कोई काम की भी हूँ। उसकी बातें सुन युकोया कहता है कि लगता है तुम उन पुरानी चीजों को छोड़ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हो। ये सुन मिस सर्वेंट कहती है, क्या नॉर्मल? ऐसा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। युकोया उसे सनसेट देखने को कहता है और मिस सर्वेंट सोचती है, तो क्या ऐसे में इस दुनिया को और बेहतर तरीके से जान सकती हूँ? युकोया यहाँ बताता है कि तुम्हें पता है तुमसे जब पहली बार मैं मिला था तो काफी डर गया था। मिस सर्वेंट कहती है, क्या? युकोया कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे असैसिन के साथ रहने की प्रैक्टिस नहीं है ना, पर अब मेरे असैसिन को लेके थॉट्स बदल गए हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो। ये बात सुन उसे उसका पास्ट याद आने लगता है, जहाँ कोई उसे गुड गर्ल कह रहा होता है। इसके बाद मिस सर्वेंट पूछती है, तो मुझे एक नॉर्मल गर्ल बनने के लिए क्या करना होगा? युकोया कहता है कि वैसे इसका जवाब देना तो थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा लगता है तुम अपनी गलतियों को लेकर चिंता में हो, और तुमने यहाँ आकर जो भी काम किए वो तुम्हारे लिए नए थे, जो तुमसे पहली बार में नहीं हुए। तो ये सभी चीजें एक नॉर्मल इंसान ही तो करता है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहाँ युकोया का पपी मिस सर्वेंट के ठप ठप करके काटे जा रहे गोभी की आवाज से उठ के उसके पास आ जाता है। उसे ऐसे अपने पैर के पास देख मिस सर्वेंट अपना चाकू निकाल कहती है, मुझे पता था कि तुम कोई नॉर्मल डॉग नहीं हो। पर तभी वो पपी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है और मिस सर्वेंट सोचती है, अच्छा तो इसे भूख लगी है। वो डॉग फूड में से उसे कुछ खाने को देती है, और जब वो पपी बिजी था मिस सर्वेंट ये सोचते हुए सहलाने जाती है कि शायद अब मैं नॉर्मल हो रही हूँ। तभी यहाँ युकोया आता है और ये देख कहता है कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि तुम इसे खाना खिला रही हो। वो पपी को सहलाने लगता है और कहता है कि तुम तो सही में काफी हद तक मोची केक जैसे हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से आगे मोचिटारो है। फिर वो मिस सर्वेंट को गोभी काटने और आगे मोचिटारो को खाना खिलाने के लिए थैंक्स करता है, और एक मूव करते हुए कहता है कि तुम एक अच्छी मेड बनने के रास्ते पे हो, जिसे मिस सर्वेंट को काफी अच्छा लगता है। इधर वो पपी भी उसके साथ खेलना चाहता था, पर युकोया उसे कहता है कि बाद में, अभी मुझे डिनर बनाने जाना है। मिस सर्वेंट कहती है कि मैं इसका तब तक ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मल बनना है, आपके कहे अनुसार चल के। युकोया कहता है, ठीक है, फिर मुझे भी तुम पे विश्वास है। फिर मिस सर्वेंट उस पपी को सहलाने लगती है और फिर गोद में ले लेती है। वो उसके साथ खेलते हुए सोचती है युकोया की कई बातों का, कि मैं पहले तुमसे डर गया था, पर तुम्हारे साथ रह के मुझे पता चला कि मेरी सोच गलत थी। प्रेजेंट में मिस सर्वेंट कहती है कि अब मुझे पता चला कि ये कितना एम्बेरसिंग बात है कि मैं पहले से डरती थी। सीन शिफ्ट होता है जहाँ डिनर मिस सर्वेंट को काफी पसंद आती है, पर जब युकोया उसके लिए और बनाने को पूछता है तो वो मना कर देती है। युकोया कहता है कि अगर तुम्हें कोई चीज पसंद आए तो उसके लिए रिक्वेस्ट करना भी एक नॉर्मल थिंग्स है। ये सुन मिस सर्वेंट कहती है, ठीक है, फिर तो मैं इसके साथ साथ खुद के लिए एक नाम भी रिक्वेस्ट करती हूँ। युकोया पूछता है, तो तुम्हारा बर्थडे कब आता है? मिस सर्वेंट कहती है कि डेट तो याद नहीं, पर विंटर के टाइम पे। युकोया उसका नाम यूकी रखता है, जिसका मतलब होता है स्नो। ये सुन मिस सर्वेंट को अपने पुराने मास्टर की बात याद आती है कि तुम एक कोल्ड ब्लडेड किलर हो, इसलिए तुम्हारा नाम होगा ज्यू, जिसका मतलब स्नो होता है। इधर युकोया कह रहा होता है कि स्नो मुझे काफी पसंद है, क्योंकि वो काफी खूबसूरत दिखती हैं, और स्नोफॉल भी। ये सुन मिस सर्वेंट को भी अपनी पास्ट मेमोरी ट्रिगर करने लगती है। आगे युकोया बताता है कि मैंने कहीं सुना था कि स्नो दरअसल गर्म होती है। ये सुन मिस सर्वेंट काफी हैरान होती है। युकोया कहता है, हाँ, क्योंकि जब ग्राउंड पे स्नो बीत जाती है तो वो अंदर की सतह को गर्म रखती है, जिससे उसके नीचे के जीव और पौधे प्रोटेक्ट भी रहते हैं।
ये सुन मिस सर्वेंट के दिमाग में चल रहे अब तक के सारे सवाल सामने आ जाते हैं कि एक कोल्ड ब्लडेड किलर होने के बाद भी उस दिन मेरी बॉडी पूरी एनर्जी के साथ किसी की लाइफ क्यों बचाई, क्यों ये जिंदगी मुझे ज्यादा वार्म फीलिंग कराती है और क्यों ये पर्सन की बातें मेरे दिल को छू रही हैं। अगर मैं इसके साथ और रहूं तो शायद मुझे इन सब के जवाब मिल जाएंगे। फिर वो योकोया को थैंक्स कहती है उसे नाम देने के लिए और योकोया उसकी स्माइल देख सोचता है कि हाँ अब ये नॉर्मल लड़कियों जैसे स्माइल कर रही है। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। यूकी मोची के साथ खेल रही होती है, तभी योकोया उसे आवाज देके एक रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरे कान छेद दोगी। यूकी हाँ करती है, पर जैसे ही वो उसके कान के पास जाती है वो अपने हाथ पीछे हटाते हुए कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। योकोया कहता है क्या, पर क्यों, लोगों को छेदना तो तुम्हारा काम था ना, और यहाँ पर तो सिर्फ एक कान की बात है। तभी बेल रिंग होती है। यूकी डोर ओपन करती है तो एक लड़की कह रही होती है, बड़े भाई अपने डॉगी को दिखाओ मुझे जल्दी। यूकी पूछती है कि क्या तुम मास्टर योकोया की छोटी बहन हो। वो लड़की रीको कहती है कि हाँ, पर तुम कौन हो। रीको अंदर आकर देखती है तो घर पूरा चमक रहा था। वो आके योकोया के गाल खींचने लगती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में कि तुमने एक खूबसूरत मेड रखा है। योकोया कहता है कि इससे मॉम परेशान हो जाते हैं। रीको पूछती है और डैड। योकोया कहता है उन्होंने मंजूरी दे दी है। रीको को फिर से पागलपन का दौरा पड़ता है कि पर तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया। यहाँ यूकी पूछती है पर तुम दोनों अलग क्यों रहते हो। आंसर देने के बजाय रीको मुंह छुपाते हुए कहती है कि ये कितनी खूबसूरत और क्यूट है। योकोया यूकी को बताता है कि इसे खूबसूरत लोग बहुत पसंद हैं। तो अब समझी मैं तुम्हें क्यों नहीं बताया। रीको कहती है ये कोई बहाना नहीं हुआ। फिर वो यूकी से खुद को इंट्रोड्यूस करती है और यूकी भी अपने आप को। यहाँ फिर वो बताती है कि ये नाम मुझे योकोया मास्टर ने दिया है। ये सुन रीको थोड़ी हैरान होती है। यूकी आगे बताती है कि मैं पहले एक असैसिनेशन का जॉब करती थी। रीको घबरा के पूछती है क्या ये सच कह रही है। योकोया कहता है हाँ, अभी तुम्हें इससे परिचय करना है। पर रीको तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसका ऑटोग्राफ मांगने लगती है। यूकी उसे साइन करके देती है जो उतनी सही से नहीं थी। यूकी बताती है कि उसने असैसिनेशन के जॉब में 12 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस सीखे हैं और उसे कभी कैलीग्राफी की जरूरत नहीं पड़ी, जिसका मतलब होता है अच्छा हैंड राइटिंग। रीको यूकी से पूछती है कि क्या तुम मेरे एक स्कूल प्रोजेक्ट में हेल्प करोगी। योकोया हैरान होकर पूछता है कि क्या सही में। यूकी कहती है क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। योकोया कहता है अगर यूकी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर तुम ऐसी स्टोरी को अपने प्रोजेक्ट के लिए नहीं लिख सकती। रीको कहती है हाँ, मैं स्टोरी को अपोजिट कर दूंगी। एक खूबसूरत मेड जो एसेसिन के जैसे दिखती है। वो उसे बैकयार्ड में लाती है उसकी एसेसिन स्किल देखने, जहाँ वो अपने सर पे एप्पल रखी थी, और यूकी एक फ्लिप मारते हुए उसे अपने नाइफ से टारगेट करती है। रीको तो काफी एक्साइटेड होती है, पर योकोया घबराए हुए था कि अगले साल मुझे राखी कौन बांधता। इधर रीको पूछती है कि तुम्हारे पास कितने नाइफ्स हैं और तुम इन्हें कहाँ रखती हो। यूकी कहती है कि उसके पास 5 और हैं और वो अपने हथियारों का तहखाना दिखाने लगती है। योकोया कहता है फौरन ढको इसे, नहीं तो वीडियो मोनेटाइज नहीं होगी। ये मैं कह रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रीको पूरा पापड़ाजी की तरह उससे सवाल कर रही होती है। तभी यूकी का पेट गुड़गुड़ करता है तो वो इस पे भी सवाल बना देती है कि तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है। यूकी कहती है मेरा जो फेवरेट है वो कोई डिश नहीं है, हाँ सर्वेंट को सॉस पसंद है। फिर यूकी रीको को अपने गोभी काटने के तरीके को दिखा रही होती है और फिर सीन शिफ्ट होता है यहाँ से रेस्टोरेंट में, क्योंकि घर में खाने के लिए सिर्फ गोभी ही था। यहाँ पे रीको की नजर समर फेस्टिवल के लगे पोस्टर पे जाती है तो वो वहाँ चलने की जिद करने लगती है। योकोया यूकी से कहता है कि वहाँ हम तुम्हारी फेवरेट टोनकात्सु सॉस भी ले लेंगे, जिसका नाम सुनते ही यूकी के मुंह में पानी आने लगता है। सीन शिफ्ट होता है फेस्टिवल में जहाँ रीको यूकी को खींच एक शूटिंग गेम में लेके आती है, ये सोच करके कि एसेसियन का कहीं तो फायदा उठाया जाए, पर यूकी निशाना लगाती है और वो मिस हो जाता है। क्या गुंडी बनेगी रे। यूकी बताती है कि उसने गन्स की ट्रेनिंग नहीं की, पर फिश कैचिंग में वो दुकानदार को दिखा देती है कि बॉस कौन है। रीको उससे भी सिखाने को कहती है और यूकी उसे सिखा रही होती है, जो देखकर दुकानदार कह रहा होता है कि हाँ अगला मेला लगने तक सीख ही जाओगी। इसके बाद वो सभी यूकी के लिए टोनकात्सु सॉस लेने आते हैं, जिसको टेस्ट करते ही यूकी खो ही जाती है। वो एक एक करके सारे खरीदे हुए कुकीज वहीं गिलहरियों जैसे खाते हुए खत्म कर देती है। दुकानदार उसे इतना पैसिनेट देख बाय 1 गेट 1 दे देता है। इसके बाद रीको यहाँ से कुछ ड्रिंक्स लेके आने का सोचती है, पर योकोया उसे मना करता है। रीको कहती है मैं तुरंत आई, बस यहीं रहना तुम लोग। साइड में बैठे हुए योकोया यूकी से उससे पहले किसी मेले में एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। यूकी याद करती है कि वो लास्ट टाइम मेला में किसका खेला खत्म करने आई थी। जब वो ये बात योकोया को बताती है तो वो उसे कुछ पूछना चाहता था, पर तभी फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और यूकी और योकोया के साथ साथ रीको भी ड्रिंक्स लेके आ गई थी। सभी साथ में बैठकर फायरवर्क्स देखते हैं और इसके बाद फिर ये लोग घर को जा रहे होते हैं, जहाँ रीको कहती है कि तुमने तो आज बहुत से टोनकात्सु सॉस खाए हैं
तभी पीछे से चोर चोर की आवाज आती है और कोई चोर चोरी करके बाइक से तेजी से उनकी तरफ से भाग रहा होता है, जो तो पक्का रिको का रीइंकार्नेशन करा के ही मानता। और यूकी इस एनिमे को रोम कॉम ही बनाए रखना चाहती थी। रिको कहती है कि पहली बार मुझे किसी ने डैड के बाद प्रिंसेस की तरह उठाया है। पर युकोया तो यूकी की खरीदे टोनकात्सु सॉस को देख कहता है, बेड़ा गड़क हो उस चोर का। यूकी अपने मास्टर की कही बातों को चल देती है पूरा करने। रिको तो अपने सामने लाइव एक्शन मूवी चलते हुए देख काफी खुश हो रही थी और वो दोनों यूकी का पीछा करने लगते हैं, पर वो उससे काफी दूर होते जा रही थी। यहाँ रिको युकोया से शॉर्टकट लेने को बोलती है और इधर यूकी उस चोर को देख लेने के बाद उस पे नाइफ फेंकती है, जो जाके उसके टायर पे लगती है, जिससे वो वहीं ढिमला जाता है। वो उसकी तरफ चाकू लेके बढ़ती है, तभी युकोया आके उसे ना मारने के लिए कहता है और यूकी उसके हेलमेट पर मार कहती है, बच गया साला। तभी यहाँ यूकी का पेट गुड़गुड़ करने लगता है, तो युकोया कहता है कि चलो हम और भी टोनकात्सु सॉस लेते हैं और घर को निकलते हैं। इधर वो चोर को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी फास्ट ये कौन सी खुफिया एजेंसी थी और खुद ही पुलिस स्टेशन जाके सरेंडर करने का सोचता है। इधर घर जाते समय रिको कहती है कि उसने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है और वो कल उसे सबमिट कर देगी स्कूल में। यूकी उत्सुकता से पूछती है कि स्कूल ये क्या होता है। रिको बताती है कि स्कूल वो जगह है जहाँ हम नई नई चीजें सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और मस्ती करते हैं। हाँ, पर हमारे टाइम पे तो सिर्फ पेरेंट्स को लूटा जाता था और हमें कूटा जाता था। खैर तभी रिको को उसकी मॉम का मैसेज आता है जहाँ उन्होंने उसकी फेवरेट डिश बनाई थी। रिको कहती है कि जल्दी चलो बड़े भाई, मुझे भूख लग रही है। इधर यूकी के दिमाग में तो रिको की कही स्कूल वाली बात ही घूम रही थी। वो यहाँ युकोया से कहती है कि मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। युकोया कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो जरूर जाओ। सीन शिफ्ट होता है, युकोया का न्यू सेमेस्टर शुरू होने वाला था और वो यहाँ मिल्क पैकेट पीते हुए सोच रहा था कि यूकी अकेले घर में ठीक होगी ना। देखो लौंडे को एक एसेसियन की चिंता हो रही है। तभी यहाँ उसका क्लासमेट आके कहता है कि तुमने ये रूमर्स सुना क्या, हमारे शहर में एक ब्यूटीफुल मेड दिखी है जो काफी कमाल के स्किल्स रखती है। ये सुन युकोया का दूध फट जाता है, मतलब पैकेट फट जाता है। युकोया कहता है अच्छा मैंने तो नहीं सुना, और सोचता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे समर वेकेशन में रिको के साथ वो मार्केट घूम रही थी। तभी टीचर एंटर करती हैं और अनाउंस करती हैं न्यू स्टूडेंट के बारे में, जो कि यूकी होने वाली थी। यूकी खुद को क्लास में इंट्रोड्यूस करती है यूकी नाम से ही, युकोया को कजिन बता के। इसके बाद वो युकोया के पास आके उसे गुड मॉर्निंग मास्टर कहती है, जो सुन क्लास के बच्चे हैरान होते हैं। अब स्कूल जब ओवर होता है, रिको आके इनसे पूछती है तो कैसा रहा तुम दोनों का स्कूल डे। युकोया पूछता है कि ये सब तुम्हारा किया धरा है ना। रिको उसका उतरा हुआ चेहरा देखती है और कहती है हाँ मिशन सक्सेसफुल रहा। घर को जाते हुए युकोया यूकी से पूछता है कि अगर तुम्हें स्कूल ही जाना था तो शहर के कोई और स्कूल में चली जाती, और उससे बड़ी बात तुम्हें मुझे कजिन बताने की क्या जरूरत थी। यूकी कहती है इससे अगर आपको कोई जरूरत होगी तो मैं आपके पास रहूंगी और कजिन बनाने पे किसी को शक भी नहीं होगा, ऐसा रिको ने बताया। युकोया रिको को एक टपली मारते हुए कहता है कि तुमने इतना कुछ प्लान कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। ये देख यूकी घबराते हुए पूछती है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया मास्टर। युकोया कहता है कि नहीं, वैसे बस मैं थोड़ा सा हैरान हो गया था, पर कोई बात नहीं, अब हम साथ में स्कूल के लाइफ को एंजॉय करेंगे। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। स्टूडेंट्स को ऐसे भागते हुए देख यूकी कारण पूछती है तो युकोया बताता है कि आज लंच में खास कात्सुदा ब्रेड मिलने वाला है जो जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए ये सब भेड़ बकरियों के जैसे उसे लेने भाग रहे हैं। हालांकि वो ब्रेड टेस्टी तो लगता है और अगर उसमें टोनकात्सु सॉस मिला जाए तो मजा आ जाता है। यूकी ये सुन कहती है ठीक है मास्टर, तो आज लंच में भी हम वही कात्सुदा ब्रेड खाएंगे। युकोया कहता है कि ना, उसके लिए तो एक वीक से ये स्टूडेंट्स शरीर में तेल लगा के मजबूत होते हैं ताकि गिरते पड़ते कैफेटेरिया पहुंच सके, जो हमारे क्लास से तो सबसे ज्यादा दूर पे है। अब तक तो सब खत्म भी हो गया होगा। जो सुन यूकी तुरंत खिड़की से छलांग लगा के रूफ टॉप पे आ जाती है। युकोया उसे कोई गड़बड़ न करने बोलता है, पर यूकी पाइप से होते हुए सीधे कैफेटेरिया की तरफ भाग रही थी। युकोया पूरा घबरा जाता है कि इस वजह से यूकी की सिगरेट सभी के सामने ना आ जाए, क्योंकि वो स्टूडेंट्स जो इस ब्रेड को खाने से पहले झिंगा लला करते हैं, इतनी आसानी से तो यूकी को ब्रेड नहीं ले जाने देंगे, और यूकी उनके सामने जाके सीधे जंप करके निकलेगी तो उसका तो पोल ही खुल जाएगा। इधर यूकी रूफटॉप से जंप करके सीधे कैफेटेरिया के डोर के सामने निकलती है, जहां अभी स्टूडेंट्स की भीड़ पहुंची भी नहीं थी। वो यहाँ बड़ी ही शालीनता से कात्सुदा ब्रेड मांगती है और अब वो वापस आके युकोया से माफी मांगते हुए बताती है कि ये ब्रेड पर पर्सन एक ही दिया जा रहा था, इसलिए वो 2 नहीं ला पाई। युकोया नॉर्मल ब्रेड को लेते हुए कहता है कोई बात नहीं, तुम इसे खा लो, मैं तो इसे टेस्ट कर चुका हूँ, और वैसे भी इसको तो तुमने जंग जीत करके लाया है। यूकी उस ब्रेड को टेस्ट करती है जो काफी अच्छा लगता है, और वो अपनी हैप्पीनेस थोड़ी सी युकोया के साथ भी शेयर करती है। सीन शिफ्ट होता है उसी रात। रिको से युकोया पूछता है कि वीकेंड तो खत्म हो गए है ना, फिर तुम यहाँ क्यों रुकोगी।
रीको कहती है क्योंकि मुझे हमेशा से एक बड़ी बहन चाहिए थी। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि अगर आप मेरी बड़ी दीदी होती तो मैं रात भर आपसे मेकअप और लड़कों के बारे में बातें करती। योकोया कहता है बकवास बंद करो। रीको कहती है कोई बात नहीं, ऐसा हो सकता है कि अगर आप यूकी के साथ शादी कर लो तो मुझे एक बड़ी दीदी भी मिल जाएगी। योकोया घबराते हुए कहता है कि यूकी एक एसेसियन है, उसमें रोमांस नाम की कोई फीलिंग नहीं है। उसने कल मुझे ब्रेड भी ऐसे खिलाया जैसे कुछ ठूसा जा रहा हो। रीको पूछती है तो क्या अगर यूकी में ये सब फीलिंग्स आ जाएं तो आप उससे शादी करोगे? इतने में यूकी ये पूछते हुए अंदर आती है कि किसकी शादी की बात हो रही है। दोनों अचानक से घबरा जाते हैं और रीको कहती है कुछ नहीं, हम बस बातें कर रहे थे कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद आते हैं, क्या मेरा भाई तुम्हें अच्छा लगता है? यूकी कहती है हाँ, मास्टर योकोया काफी अच्छे हैं। योकोया इधर सोच रहा होता है ये लड़की बात को कहीं से भी घुमा देती है। इसके बाद ये सभी बालकनी में बैठे होते हैं और रीको यूकी से पूछती है कवना साबुन से नहैलू अतना गोर हो गइलू। यूकी कहती है क्या मैं खूबसूरत हूँ? रीको कहती है हाँ, तुम्हारे जैसा दिखना न जाने कितने लड़कियों का ड्रीम है। यूकी कहती है मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे काम में लुक्स मैटर नहीं करता था। रीको कहती है पर मैं तो बड़ी होकर बहुत से मेकअप करूंगी और तुम्हारे जैसे ही खूबसूरत बनूंगी। इस पर यूकी कहती है पर आप तो अभी से ही काफी क्यूट और खूबसूरत हो। रीको यहाँ पे उससे कुछ टिप्स मांगती है उसकी ग्लोइंग स्किन के लिए। यूकी कहती है कि ऐसा कुछ खास तो नहीं, पर मैंने जब से ही टोनकात्सु सॉस खाने शुरू किए हैं मुझे काफी लाइट फील कराते हैं। पहले तो रीको उसे देख थोड़ा सोचती है, फिर कहती है चलो ये भी सही। इधर योकोया बैठे उनकी बातें सुन सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी एक लड़की हूँ। वैसे यूकी रीको की वजह से काफी हद तक नॉर्मल गर्ल्स की तरह घुल मिल गई है। उसको ऐसा सोचते हुए देख रीको पूछती है तो भाई क्या सोच रहे हो शादी के बारे में, जिससे तुम डेली बैठ करके हमारी बातें सुन सको? योकोया कहता है कि नहीं, मैं वो नहीं सोच रहा था। बेटा मन में लड्डू फूटा। रीको उसके पास आके कहती है तो सोचो ना फिर, क्या तुम ऐसे खूबसूरत लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहोगे? बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। योकोया कुछ नहीं कह पाता और रीको ये रिश्ता पक्का समझ लेती है। इधर झाड़ियों में से कोई कैट इन पे नजर रखे थे। सिंस शिफ्ट होता है स्कूल में, रात भर रीको की बकबक सुनने के कारण योकोया ढंग से सो भी नहीं पाया था, जिसे टीचर उसकी तरफ एक चौक फेंक के मारते हैं, पर बिना किसी को देखे हुए ही यूकी उसको 2 टुकड़े में काट देती है। लेकिन इससे चौक अब 2 भागों में टूट के जाके योकोया की आंखों में घुस जाती है। जो देख यूकी का कहना था भारी मिस्टेक हो गया सर। योकोया आंख धो के नर्सेस ऑफिस आता है आई ड्रॉप डलवाने, जहाँ आज कोई न्यू नर्स अपॉइंट दिख रही थी, नीता। नहीं, ये अंबानी नहीं है, पर इसके शौक कुछ वैसे ही हैं। योकोया आके उनसे अपनी आंखों में गई चौक के बारे में बताता है तो नीता उसकी आंखों को चेकअप करते हुए उसके साथ हुई न्यू ज्वाइन लड़की के बारे में पूछती है। योकोया कहता है अच्छा वो तो मेरी कजिन है। नीता हंसते हुए कहती है पर लगती तो नहीं। फिर वो उसके आई टेस्ट को कंप्लीट करते हुए कहती है तुम तो बिल्कुल ठीक हो और काफी हैंडसम भी। अचानक से वो डोर लॉक करके हर लड़कों की ड्रीम डॉक्टर बन जाती है। खैर यहाँ योकोया को उसके रियल इंटेंशंस नहीं पता चल रहे थे, तभी यूकी डोर तोड़ते हुए अंदर आती है और योकोया को मौका मिलता है उसके पास से भाग निकलने का। नीता कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो काफी घबरा गए थे योकोया। यूकी योकोया को अपने तरफ करते हुए कहती है कि योकोया से दूर रहना। यहाँ बेवकूफ योकोया ये सोच रहा था कि यूकी शायद उसे पसंद करती है, इसलिए वो जेलस के कारण ऐसा डायलॉग बोल रही है। नीता कहती है अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम फिर से यहाँ आ सकते हो योकोया। यूकी योकोया को लेकर के धीरे धीरे रूम से बाहर आती है और कहती है मास्टर योकोया, मुझे आपसे कुछ कहना है। यहाँ योकोया सोच रहा था कि क्या ये एक कन्फेशन सीन है, मेरा दिल तो जोरों से धड़क रहा है। यूकी कहती है मास्टर योकोया, मुझे लगता है वो लड़की भी एक एसेसियन है और आपकी जान वहाँ पे खतरे में थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। योकोया का तो ये सुनकर के भौचक्का ही निकल गया था। इधर हम नीता को देखते हैं जिसकी कैट ही उस रात झाड़ियों से नजर रखी थी। नीता कहती है कोई बात नहीं, अब तो मैं इस काम को और आसानी से खत्म कर पाऊंगी। नीता का सपना है एक आइलैंड पे जाकर के भोग विलासिता का जीवन यापन करना, जिसके लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए और अगर वो यूकी को खत्म कर दे तो उसे माफिया की तरफ से बहुत से पैसे मिलेंगे। इधर हम योकोया को देखते हैं जो कह रहा होता है तुम मुझे ऐसे घूरोगी तो मैं सो नहीं पाऊंगा। यूकी कहती है पर मास्टर मुझे आपकी चिंता हो रही है, एक एसेसियन आखिर हमारे स्कूल में आपसे आकर क्यों मिले। योकोया कहता है पर ऐसे तो तुम बैठी रहोगी तो मैं सोऊंगा कैसे, मुझे नींद ही नहीं आएगी ना। यूकी को आइडिया आता है और वो उसके पास में ही लेट जाती है, ऐसे योकोया सो पाएगा। पर उसे अब तो और ज्यादा बेचैनी होने लगी थी। वो कहता है ऐसे तो तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगी,
यूकी उसके हाथों को पकड़ कहती है, मैं ऐसे भी खुद की और आपकी हिफाजत कर सकती हूँ। पर यूकोया को तो अब गर्मी लगने लगी थी। वो खिड़की ओपन करने बढ़ता है पर यूकी उसे रोक देती है और खुद ओपन करते हुए कहती है, कोई स्नाइपर शॉट ले सकता है। जैसे यूकी खिड़की ओपन करती है उसे टोनकात्सु सॉस की महक आती है। और जब तक यूकी को रियलाइज होती है कि ये एक ट्रैप है, नीता अंदर आ चुकी थी और उसने यूकोया को अपने कब्जे में ले लिया था। नीता कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लोग जिसे ड्रैगन्स 9 में व्हाइट वुल्फ के नाम से जानते हैं वो इतनी आसानी से मेरी चाल में फंस जाएगी। तुम तो इन परिस्थितियों में काफी कमजोर लग रही हो। यूकी उस पर अटैक करने के लिए पोजीशन लेती है। तभी नीता कहती है, होशियारी करोगी तो इस बच्चे की आंखों से गोटियां खेलूंगी मैं। ये सभी ये बातें एसेसियन लैंग्वेज में कर रहे थे। यूकी कहती है, फिर तो तुम्हें पता ही होगा कि उसके बाद मैं तुम्हें ऐसी दर्द दूंगी कि तुम खुद मौत की भीख मांगोगी। नीता कहती है, ओह तो व्हाइट वुल्फ के तेवर आज भी नहीं बदले। मुझे पता था कि तुम्हें मारना मेरे लिए आसान नहीं है, इसलिए मैं इस लड़के को बंदी बना के ले जा रही हूँ। ठीक अभी से 2 बजे अपने स्कूल में आके इसे ले जाना। इधर यूकी अपने पुराने मास्टर की बातें याद कर रही होती है कि एक एसेसियन के हाथ हमेशा खून से रंगे होते हैं, वो चाह करके भी इनसे भाग नहीं सकता। यूकी अपनी नाइफ निकाल कहती है, अगर ऐसा है तो एक आखिरी बार वो यूकोया के लिए उस लड़की को मार डालेगी और फिर किसी दूसरे देश में जाकर के अपनी वही पुरानी लाइफ जिएगी। अगले ही पल उसे रिको, यूकोया और मोचिटारो याद आते हैं और वो सोचती है कि क्या उसे सही में एक एसेसियन लाइफ ही जीनी है। इधर हम यूकोया को देखते हैं जिसे एक कबूतर की तरह नीता ने बांध करके रखा था पर वो फड़फड़ा नहीं रहा था। तो नीता पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? ये तुम्हारी बेकार सी जिंदगी मेरे हाथों में है। तुम्हें तो इन सब के लिए जुओ को दोष देना चाहिए, निराश होना चाहिए, उदास होना चाहिए। यूकोया कहता है कि सच कहूँ तो मैं डरा हुआ तो हूँ पर यूकी पे मुझे विश्वास है कि वो मुझे बचा लेगी। नीता कहती है, वैसे भी मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो सिर्फ अपने हाथों से जुओ को मारना चाहती हूँ, पर गलती से उसमें तुम मर जाओ तो मुझे मत कहना। यूकोया पूछता है, तुम बार बार जियो यूकी को ही कह रही हो ना? नीता कहती है, हाँ जो भी तुमने उसका नाम रखा है, क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते? यूकोया कहता है, यही ना कि वो एक एसेसियन रह चुकी है। नीता हंसते हुए कहती है, देखो तो इस चूहे को, ये किसके साथ रह रहा है वो भी इसे नहीं पता। जियो कोई आम एसेसियन नहीं है, वो इतनी क्रूएल और अपने कामों में परफेक्ट है कि उसे वर्ल्ड के बेस्ट एसेसियन के ग्रुप में जगह दिया गया है, व्हाइट वुल्फ के नाम से। यूकोया के पूछने पे नीता बताती है, उस ग्रुप को कहा जाता है ड्रैगन्स 9 और दुनिया में जहाँ कहीं भी प्रोफेशनल किलिंग होती है उसमें कहीं न कहीं ये शामिल होते हैं। इसलिए अगर मैं जियो द व्हाइट वुल्फ को मार दूं तो नाम के साथ साथ पैसा ही पैसा होगा। यूकोया उसकी बातों को सुन कहता है कि तुम सही में यूकी के बारे में ही सब बात कह रही हो ना? क्योंकि मैं जिस यूकी को जानता हूँ वो तो 16 साल की एक लड़की है जिसका मन आजकल स्कूलों में लगा रहता है। हर नॉर्मल लड़कियों की तरह उसका मूड स्विंग होते रहता है और खाने में तो उसे टोनकात्सु सॉस बहुत पसंद है। नीता कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसा लगा था कि ये कोई सीता गीता वाली बात है, पर 3 हफ्तों तक उस पर नजर बनाए रखने पे मुझे यकीन है कि गंगाधर ही शक्तिमान है। और उस रात जब तुम सब बालकनी में शादी की बात कर रहे थे, मन तो कर रहा था कि वहीं बम मार के हवन शुरू कर दूं। और वैसे भी तुम भी मुझे नॉर्मल नहीं लगते लड़के, जिसने व्हाइट वुल्फ के हार्ट को मेल्ट कर रखा है। पर आखिरकार ये सब मेरे लिए अच्छी ही बात है क्योंकि तुम तो अब उसकी कमजोरी बन चुके हो, जिससे मुझे उसे मारने में बहुत आसानी हो जाएगी। तभी यूकी एंटर करती है स्कूल में और नीता उस पे यहीं से बुलेट्स फायर करने लगती है, जिसे यूकी अपने नाइफ से ही डॉज करते हुए आगे बढ़ रही थी। पर नीता ने लैंडमैन बिछा रखा था जिससे यूकी के पास ब्लास्ट होता है और नीता इधर से फायरिंग भी किए जा रहे थे। उसे तो अब लगा था कि व्हाइट वुल्फ गई काम से, पर यूकी धुएं में से निकलकर अचानक से उसके सामने आ जाती है और नीता पे वार करने लगती है, जिससे वो डॉज करके उसे दूर ढकेल देती है। यहाँ यूकी यूकोया को बिल्कुल ना घबराने को कहती है। जो सुन नीता कहती है, लगता है तुम मुझे हल्के में ले रही हो, या फिर ये अपनी पहचान छुपाने के लिए हो सकता है ना? वो क्या नाम बताया था? मिस यूकी। पर क्या होगा जब इस लड़के को पता चले ड्रैगन्स 9 के सबसे यंगेस्ट मेंबर की सच्चाई? शायद फिर तुम यहाँ रह नहीं पाओगी, है ना? यूकी कहती है, हो गया तुम्हारा? क्या हम इसे जल्द खत्म करें? मास्टर यूकोया को कल स्कूल जाना है, इसलिए उनका सोना बहुत जरूरी है। नीता फ्रस्ट्रेट होकर कहती है कि क्या तुम्हें इसके अलावा और कोई चीज दिमाग में नहीं आ रही? यूकी कहती है, हाँ रिको और मोचिटारो और टोनकात्सु सॉस मेरे दिमाग से कैसे निकल सकता है? नीता कहती है, बहुत हुआ। फिर वो एक रोबोट गन के पॉइंट्स को यूकोया की तरफ कर देती है, जिसे वो अपने स्मार्टफोन से कंट्रोल करेगी। इसके बाद वो यूकी से कहती है कि अब मेरे से एक व्हाइट वुल्फ की तरह बात करो, नहीं तो। यूकी तुरंत से ही उसकी तरफ बढ़ने लगती है, जो देख नीता घबरा जाती है कि इसने एक बार भी नहीं सोचा। वो तुरंत से फोन के कंट्रोल को ऑन कर देती है। यूकी भागते हुए अपने हाथ की नाइफ फेंकती है और वुल्वरिन की तरह अपने पंजों में से छोटे छोटे ब्लेड्स निकाल के यूकोया पे फायर हुए बुलेट्स को काट डालती है।
नीता इधर यूकी को अपनी तरफ तेजी से आता देख दूसरा कंट्रोल ऑन करने जाती है, पर यूकी की फेंकी हुई नाइफ उसके स्मार्टफोन को ही बर्बाद कर देती है। अब नीता को रियलाइज हो रहा था कि सही में वो एक वर्ल्ड बेस्ट असैसिन से भिड़ रही थी। यूकी उसके पास आ उसे हार मान लेने को कहती है, पर नीता तो योकोया पे गन पॉइंट करने जाती है, जिससे यूकी मार के गिरा देती है। यहाँ नीता को सामने अब अपनी मौत दिखाई दे रही थी, क्योंकि यूकी ने उसे हार मानने का मौका दिया था। वो यूकी से कहने लगती है कि बेशक तुम मुझे मार दो, लेकिन तुम फिर भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगी। मेरे मरने के बाद कोई ना कोई तुम्हें जरूर मारने आएगा। यूकी कहती है, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं असैसिनेट करती थी क्योंकि मुझे सिर्फ वही एक काम आता था, पर अब मुझे बहुत सी चीजें करनी आती है, इसलिए मैं अब किसी को नहीं मारती, ना ही मेरी वजह से किसी को मरने देती हूँ। मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा, और मैं अब अपने नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए फाइट करूंगी। ये कहते हुए वो योकोया को फ्री करवा लेती है, और उसकी बातें सुन नीता सोच में थी कि वो क्रूएल असैसिन जो अपने टारगेट को सोचने का मौका भी नहीं देती थी, आज बिना सोचे किसी की जान बख्श दी है। वो हंसते हुए कहती है कि मुझे तो लगा था आज मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स था। इधर घर जाते हुए यूकी योकोया से माफी मांगती है उसे इन सब में इन्वॉल्व करने के लिए, और कहती है कि अगर आप कहें मास्टर तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जो सुन योकोया उसका हाथ पकड़ कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम मुझे भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दो, आखिर मैं एक लड़का हूँ और मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी चाहिए। जो सुन यूकी स्माइल करती है और ये दोनों फिर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। यूकी स्कूल में काफी इंप्रेसिव वॉलीबॉल खेल रही थी, जिसे देख स्टूडेंट्स बातें कर रहे थे कि ये इतनी खूबसूरत लड़की आखिर से झिंगुर से कैसे रिलेटेड है। और योकोया इधर सोच रहा था कि ये लोग भी मेरी तरह यूकी के उस साइड को नहीं देख पाएंगे जो नीता ने उस रात को बताया था, ड्रैगन्स 9 की व्हाइट वुल्फ। योकोया इस ग्रुप के बारे में और जानकारी चाहता था। वहीं यूकी एक नॉर्मल गर्ल्स की तरह योकोया को उसका गेम देखते देख स्माइल करती है, जिससे तो अब बाकी स्टूडेंट्स के लिए योकोया अब जेलस का कारण बनते जा रहा था। तभी तेजी से उसकी तरफ बॉल आके लगने वाली थी, जिसे नीता आके पकड़ लेती है, जिसका रियल नाम ग्रेस है। और अब तो स्टूडेंट्स की जलन दोगुनी हो जाती है, क्योंकि ग्रेस यहाँ की न्यू पीटी टीचर बन के आई है, जो भी योकोया को अपना कजन बताती है। अब हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं, जब ग्रेस दोबारा से यूकी और योकोया के सामने आती है। योकोया उसे पहचान ही नहीं पाता, तो ग्रेस बताती है कि यूकी की स्पेशलिटी है नाइफ थ्रोइंग, तो मेरी है भेस बदलना, और मैं यहाँ न्यू पीटी टीचर बन के आई हूँ तुम्हारी कजिन के रूप में। यूकी जब उससे ये सब करने का कारण पूछती है, तो ग्रेस बताती है कि अब जब चूंकि व्हाइट वुल्फ यहाँ एक स्कूल स्टूडेंट बन के लाइफ जी रही है, तो मैं ये एंजॉयबल मोमेंट कैसे छोड़ सकती हूँ। और वैसे भी मेरा तो एंड मोटिव मौज मस्ती करना ही है, तो मैं यहाँ तुमसे नेगोशिएट करने आई हूँ, यहाँ रहने के लिए। योकोया सोचता है कि आखिर 2 असैसिन में क्या नेगोशिएशन होगा। ग्रेस बताती है कि वो यूकी को 3 महीने तक अनलिमिटेड काटसुदा ब्रेड ला के देगी। योकोया समझ नहीं पा रहा था कि क्या ये कोई कोड वर्ड में डीलिंग हो रही है। यूकी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, तो योकोया पूछता है कि हमें इससे क्या कोई खतरा नहीं। यूकी कहती है कि नहीं, क्योंकि वो जान गई है कि वो मुझे नहीं हरा सकती, और अगर वो कोशिश भी करेगी तो मैं ऐसे 100 को संभाल सकती हूँ। ये कहते हुए उसके लार टपक रहे थे, और हमें पता चलता है कि दरअसल ये मामला तो अनलिमिटेड काटसुदा ब्रेड का है। खैर सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, और यहाँ योकोया पूछता है, तो तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ चुपचाप नजर रखोगी। ग्रेस कहती है, हाँ देखो तो मैं तुम्हारे कान में चुपचाप ही तो बात कर रही हूँ। ग्रेस यहाँ ये सब यूकी को दिखाते हुए हाई फाई करती है। यूकी जो यहाँ वॉलीबॉल की सर्विस ले रही होती है, बॉल इतनी तेज से मारती है जो जाके वॉल में धंस जाती है। बाकी लड़कियों के साथ साथ यूकी भी हैरान थे कि उसने ये कितनी तेजी से मार दिया, और लड़कियां तो उसकी कमाल की सर्विस की तारीफ करने लगती हैं। लंच टाइम पे यूकी योकोया को बताती है कि मुझे पता है कि ग्रेस अब बदल गई है, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पर फिर भी किसी असैसिन के साथ तुम्हें देख मुझे उस टाइम बुरा क्यों लग रहा था। क्या ये नॉर्मल बात है या मुझ में कोई प्रॉब्लम है। योकोया को समझ आ जाता है कि यूकी जेलस फील कर रही थी। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये बिल्कुल एक नॉर्मल सी ही बात है। जो सुन यूकी रिलैक्स होती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन वीकेंड था, और हमेशा की तरह यूकी फ्रेश होकर घर के रेगुलर कामों को कर रही थी, जहां वो आज कपड़ों को काफी अच्छे से साफ करके सुखाने पे खुश लग रही थी। और ये बात आके वो योकोया को बताती है, और एक जिम्मेदार माँ की तरह वो उसकी तारीफ करता है, क्योंकि वो लास्ट वीक से उसे कपड़े साफ करना सिखा रहा था। इसके बाद यूकी बाकी कामों को खत्म करती है, और फिर वो क्या बनाना है इस बात पे डिस्कस कर रहे थे। योकोया बताता है कि घर पे तो सिर्फ गोभी ही है। यूकी आइडिया देती है गोभी को काट करके कात्सुडा ला करके उससे टोनकात्सु सॉस मिला के खाने का, जिसके लिए ये लोग रेगुलर शॉप पे आते हैं, जहाँ यूकी अपने सामने इतने सारे टोनकात्सु सॉस को देख खुश हो रही थी। और वो योकोया से भी पूछती है कि क्या तुम्हें भी कभी ऐसी फीलिंग महसूस हुई है। योकोया कहता है कि हाँ, जब मैं अपनी फेवरेट टॉय शो देखने जाता था तो मैं भी काफी खुश होता था।
यूकी कहती है, और उन ओल्ड अंकल को तो देखो, उनकी उम्र कितनी ज्यादा है, फिर भी वो कितनी शार्प नाइफ से कात्सुदा कटलेट को काट रहे हैं। शॉप की ओल्ड लेडी कहती हैं, ओ वो मेरे हस्बैंड हैं, वो कात्सुदा बनाते हैं और मैं टोनकात्सु सॉस। जो सुन तो यूकी उन्हें माता अन्नपूर्णा मानने लगती है। अचानक से वो ओल्ड ग्रैंडपा यूकी के पीठ को साफ करते हुए कहते हैं कि बेटी धूल लगी थी। यूकी तो हैरान हो गई थी कि मुझे पता भी नहीं चला वो कब मेरे पीछे आ गए। वो जरूर कोई ट्रेंड असैसिन रहे होंगे जो अब नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इधर वो ओल्ड ग्रैंडमा यूकी को बनाए अपने न्यू टोनकात्सु सॉस की रेसिपी टेस्ट करने देती हैं, जो टेस्ट करने पे यूकी कहती है ये तो और भी ज्यादा बढ़िया है। सीन शिफ्ट होता है घर में। डिनर खत्म करने के बाद यूकी बर्तन साफ करने चली जाती है और योकोया अभी भी सोच रहा होता है कि यूकी जैसे खुश मिजाज की लड़की कैसे ड्रैगन्स नाइन की मेंबर हो सकती है। वो गूगल पे उस ग्रुप के बारे में सर्च करता है पर उसे कुछ खास पता नहीं चलता। वो यूकी से इस बारे में पूछने का सोचता है पर फिर सोचता है कि लेकिन अगर वो इस बारे में बात ना करना चाहती होगी तो उसे बुरा लगेगा। यही सब सोचते हुए वो वहीं पे सो जाता है, जहाँ फिर से वो वही सपना देखता है जहाँ उसकी मॉम उससे कह के जा रही होती है कि ये सब मेरी गलती है बेटे, पर हम जल्द मिलेंगे। और योकोया उनकी तरफ दोनों हाथ फैलाए रोते हुए जा रहा था। तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि वो यूकी को हक किए हुए था। यूकी बताती है कि मास्टर आप नींद में बड़बड़ा रहे थे और जब मैं आपके पास आई तो आप उठ गए। क्या फिर से आपने अपनी मॉम को छोड़ने वाला सपना देखा? योकोया थोड़ा दूर होके हाँ करता है तो यूकी उसे सुलाने के लिए अपने गोद को ऑफर करती है और योकोया मना करता है कि उसे अब नींद नहीं आ रही। तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है जिससे यूकी उठाती है तो उसे पता चलता है कि योकोया ड्रैगन्स नाइन के बारे में सर्च कर रहा था। यूकी बताती है कि दरअसल मैं भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं जानती, मुझे भी मेरे पहले मास्टर ने इसमें जोर दिया था, जहां मैं इसके मेंबर से भी मिली, पर मुझे अब किसी का नाम भी याद नहीं है और ना ही उनका कांटेक्ट रहा है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ उस टाइम एक ही चीज को करना था और कुछ सोचना तक मना था जिससे कहीं मेरे मास्टर नाराज ना हो जाए। पर अब जब मैं अपने इन सब रेगुलर कामों को देखती हूँ मुझे लगता है कि ये कोई सपना है जो जल्द ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मास्टर आपको देखने पे ये सब यकीन हो जाता है कि ये सपना नहीं है, आप मुझे नॉर्मल बनाने की कोशिश पे हो और मैं उस दिन के इंतजार में हूँ जब मैं पूरी तरह से एक नॉर्मल गर्ल बन पाऊँ। योकोया कहता है कि हाँ मुझे भी काफी खुशी है इस बात की कि तुमने इतना कुछ होने के बाद भी ये रास्ता चुना और इसी वजह से मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहता था जिससे मैं तुम्हारी और हेल्प कर पाऊँ। यूकी के बारे में और जानने को सुन यूकी उसे बताती है कि क्यों वो उसे अपने गोद में सुलाने का ऑफर कर रही थी। यूकी बताती है कि उस दिन पहली बार मुझे किसी की मदद करके काफी अच्छा लगा जब आप रिलैक्स होकर सोए थे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब भी आपको डरावने सपने आए आप मेरी गोद में रिलैक्स होकर सो जाइए। योकोया बताता है कि दरअसल ये कोई डरावना सपना नहीं था। योकोया जब वैसे भागता है अपनी मॉम की तरफ, सामने से उसे बाहें फैलाए हुए यूकी दिखाई देती है जो उसे हक करती है। दिन शिफ्ट होता है अगले दिन। हमेशा की तरह यूकी उठती है, फ्रेश होकर अपनी मेड की आउटफिट डालती है और घर के कामों में लग जाती है। अब तो वो कपड़े भी अच्छे से वॉश करना सीख गई थी। फिर वो सभी कामों को खत्म कर मोचीतारो के साथ खेलती है, उसे खाना खिलाती है और मार्केट निकलती है लिस्ट बना के घर में राशन का सामान लाने। रास्ते में लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे गली में आज चांद निकला। सब्जी लेने के बाद जब वो निकल रही होती है एक छोटी बच्ची आके उससे कहती है कि मैं कब से आप ही को देख रही थी, आप कमाल की हो, मुझे भी आपके जैसा बनना है, ये आपने जो पहना है ऐसे कपड़े कहाँ मिलेंगे। यूकी उसकी बातें सुन सोचती है कि क्या ऐसे कपड़े पहनकर घूमना नॉर्मल चीज नहीं है। तो सामने बुक स्टोर से ही उसे योकोया आते हुए दिख जाता है और यूकी ये बात योकोया से पूछती है। दिन शिफ्ट होता है वीकेंड को। योकोया यूकी को कुछ कपड़े दिलाने मार्केट लेके आया था जहाँ रिको और ग्रेस पहले से उनका वेट कर रही थी। योकोया पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। रिको कहती है कौन मैं, मुझे तो तुमने ही मैसेज किया था बड़े भाई। ग्रेस पीछे से कहती है कि नहीं वो मेरी बात कर रहा है, दरअसल मैंने तुम्हारे डिवाइस को हैक कर रखा है और मुझे पता चला कि तुम यूकी के लिए कपड़े लेने जा रहे हो तो मैं भी आ गई। उसकी बातें सुन रिको पूछती है कि क्या तुम भी एक एसेसियन हो। ग्रेस उसे हक करते हुए कहती है सही पकड़े हैं। योकोया ग्रेस को रिको से दूर रहने को कहता है। रिको तो कहती है कि तुम्हारी खुशबू तो काफी अच्छी है। योकोया इन दोनों को बकवास करते हुए छोड़ यूकी को लेके जाने लगता है। तभी रिको कहती है कि मुझे पास में ही अच्छी दुकान पता है। जो सुन योकोया और यूकी उसके साथ फिर उस शॉप पे आते हैं जहाँ यूकी तरह तरह के ड्रेसेस ट्राई करती है और रिको उसकी फोटो लेते हुए कहती है कि इनमें तो आप और भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। यूकी कहती है पर मुझे तो बस नॉर्मल दिखने वाली ड्रेस लेनी है। ग्रेस कहती है कि अब मेरी बारी है शॉप रिकमेंड करने का। यहाँ आकर के योकोया उन दोनों को यूकी के लिए ड्रेस पसंद करवाने के लिए बुलाता है। यूकी यहाँ भी 2-4 ड्रेस ट्राई करती है और योकोया पूछता है आखिर एक स्विम सूट उसे ट्राई करवा के तुम क्या साबित करना चाहती थी।
ग्रेस और यूको कहती हैं क्योंकि यूकी इतनी प्यारी है कि उसमें कोई भी ड्रेस अच्छी लग रही है। फिर वो योकोया से पूछती है कि वो कैसे ड्रेस यूकी के लिए पसंद करना चाहेगा। योकोया यूकी को इमेजिन करता है एक वाइट वन पीस में। एंड में योकोया उन सभी ड्रेस को खरीद लेता है जो यूकी ने ट्राई किया था, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाए। आगे बढ़ने पर रिको उन्हें हैलोवीन के इवेंट को दिखाते हुए कहती है कि हमें भी इनमें से कुछ आउटफिट ट्राई करनी चाहिए। फिर ये यहाँ वैम्पायर, विच और हॉरर आउटफिट ट्राई करते हैं, पर ग्रेस तो एक अलग ही अंदाज में पुलिस ड्रेस ट्राई करते हुए कहती है इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना हैलोवीन से। तभी योकोया को थिएटर में लगी जॉम्बी मूवी दिखाई पड़ती है जो उसकी फेवरेट सीरीज में से ही एक थी। ग्रेस उसके पास आके कहती है तो चलो फिर ये देखने चलते हैं। यूकी ये सुन कहती है क्या थिएटर में फिल्म देखने? योकोया पूछता है क्यों, क्या तुम थिएटर फिल्म देखने नहीं गई? यूकी कहती है थिएटर तो गई हूँ पर फिल्म देखने नहीं बल्कि अध्याय समाप्त करने। खैर ये सभी अंदर आते हैं और जॉम्बी एपोक्लिप्स एंजॉय कर रहे थे। और यूकी जो एक वर्ल्ड बेस्ट असैसिन है, जॉम्बी के कहर वो कह रही थी कि जॉम्बी तो बड़े डरावने होते हैं। रिको कहती है कि तुम्हें किस बात का डर है, तुम तो उन्हें छील कर रख सकती हो। यूकी कहती है कि पहली बात तो ये कि मुझे डेड बॉडीज की स्मेल पसंद नहीं है, और दूसरी बात कि वो ऑलरेडी मरे हुए हैं तो उन्हें कोई कैसे मार सकता है। और इसके बाद ये सभी कुछ स्वीट्स एंजॉय करते हुए घर को जा रहे होते हैं, जिन्हें एक गुलाबी बालों वाली लड़की नाका दूर से देख रही होती है। तभी उसका टीचर और बड़ा भाई ताके कहता है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इन सब चीजों से और अपने आसपास हमेशा सावधानी बरतो। चलो आज तुम्हारे लोअर बॉडी पार्ट्स का ट्रेनिंग का दिन है। फिर ग्रेस इन्हें बाय करके अपने रास्ते निकल जाती है और योकोया यूकी से कहता है कि तुम चलो, मैं रिको को छोड़ के आया। रिको भी यूकी को बाय करके चली जाती है और यूकी अपने आप को इस ड्रेस में देख सोचती है क्या ये उसके लिए सही है या फिर वो मेड आउटफिट है। घर आकर के भी वो थोड़ा देर इस पे सोचती है, फिर अपनी मेड ड्रेस डाल के बाहर आती है, जहाँ मोचिटारो उसे देख उसके पास आ जाता है। यूकी देखती है कि मोचिटारो ने अकेले घर पे रहने पे अपना टॉवल को गंदा कर रखा था, तो वो उसे वॉश करने के लिए बढ़ती है। मोचिटारो का तो प्लान लगता है मेरी तरह ही है, सप्ताह में एक बार कपड़े धोने का। मौसम खराब होने की वजह से पावर कट हो गया था और बाहर बिजली कड़क रही थी, जो सुन यूकी को अभी देखी जॉम्बी एपोक्लिप्स याद आने लगती हैं। और इसी बीच में इधर मोचिटारो गेट में से फंस गए टॉवल को खींच रहा होता है, जिससे उसका शरीर जाके टेबल से टकरा जाता है और रखी कढ़ाई धड़ाम। ये आवाज सुन यूकी देखने बढ़ती है तो गेट के पीछे से उसे कोई क्रिएचर चलता हुआ नजर आ रहा था। वो झट से अपना नाइफ निकालती है और उस टॉवल को टुकड़ों में काट देती है जो मोचिटारो ने ओट लिया था। मोचिटारो तो अपने कपड़े को टुकड़ों में बटा देख रोने ही लगता है। तभी योकोया अंदर आता है और सिचुएशन देख के समझ जाता है। यूकी उसे माफी मांगती है और कहती है कि मैं अभी ठीक करके देती हूँ। योकोया उस टॉवल के टुकड़े को देखता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होने लायक भी बचा है। यूकी कहती है कि मैं फिर भी इसे ठीक कर दूंगी और योकोया कहता है ठीक है, फिर मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ। वैसे तुमने फिर ये मेड के ड्रेस पहन रखे है, क्या हमने जो कपड़े लिए वो तुम्हें पसंद नहीं है? यूकी कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो कपड़े जो सभी ने मेरे लिए पसंद किए काफी अच्छे हैं, पर मेरी ये मेड ड्रेस मेरे पुराने मास्टर की एक गिफ्ट है, जिन्होंने भी एक बार कहा था कि अगर मैं किसी को नहीं मारना चाहती तो उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं होगी। तब मैं उनके बातों का मतलब नहीं समझ पाई थी, इसलिए मैं इसे ही पहनना चाहूंगी। क्या मेरी ये सोच अजीब है? योकोया कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी अजीब है। क्योंकि फिर ग्रेस की कई बातों के बारे में उसे पूछती है कि मैं एसेसिन होकर जॉम्बी से डरती हूँ। योकोया कहता है कि ये भी कोई अजीब बात नहीं है। एक आम इंसान के लिए कोई चीज पसंद होना, जैसे तुम्हारे केस में है ये मेड आउटफिट, और किसी चीज से डरना जैसे जॉम्बीज, बिल्कुल नॉर्मल बात है। उसके एश्योर कराने से यूकी काफी रिलैक्स होती है और तभी मोचिटारो भौंकते हुए शायद कहना चाहता है कि तुम दोनों का हो गया हो तो थोड़ा मेरी टॉवल की बात हो जाए। योकोया उसे उठाते हुए देखता है तो मोचिटारो अभी भी उस टॉवल के टुकड़े को मुंह में पकड़ के रखा है। योकोया याद करता है कि मोचिटारो जिस बॉक्स में आया था ये टॉवल उसी के साथ का है, जो शायद इसके पेरेंट्स की निशानी हो सकती है। यूकी कहती है फिर तो मैं इस टॉवल को जरूर से ठीक कर दूंगी, क्योंकि मैं मोचिटारो की फीलिंग समझ सकती हूँ। मेरे पास भी किसी को याद करने की निशानी है, ये बेल, जो मुझे मेरी बहन की याद दिलाती है। ये सुन योकोया हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई छोटी बहन भी है? सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। योकोया यूकी के साथ ग्रेस को भी रामन खाने के लिए इनवाइट किया था, जिससे वो यूकी के बहन के बारे में उसे कुछ पूछ सके। ग्रेस कहती है कि तुम सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि वो उस हुआ नाम के बेल से रिलेटेड है, तो मैं ये कैसे पता लगाऊंगी? योकोया कहता है कि फिर तो तुम्हें रामन खिलाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ग्रेस उसे रामन खाते समय डिस्टर्ब ना करने बोलती है और भुक्खड़ों की तरह खाते हुए कहती है कि सिर्फ यही रीजन है कि मुझे जापान इतना पसंद है ना यूकी? तुम्हें क्या लगता है? इधर यूकी रामन में भी कात्सुदा सॉस डाल के खा रही थी। ये देख ग्रेस कहते हुए उठती है कि तुम्हें रामन डिश से अभी कभी माफी मांगनी पड़ेगी।
यूकी तो ये ऐसे एंजॉय करके खा रही थी जैसे वो मनी मन ग्रेस से कह रही हो कि जाओ जाके पहले उससे माफी मांग के ले आओ जो मैगी में कोको कोला डाल के खाते हैं। इसके बाद यूकी योकोया को अपने खत्म हुए कात्सुदा सॉस को दिखाती है। फिर ये दोनों कात्सुदा सॉस लेने आते हैं जहाँ ओल्ड लेडी बताती हैं कि सॉस का स्टॉक तो खत्म हो गया है, नेक्स्ट वीक से ही मिल पाएगा। जो सुन तो यूकी कहीं से भी बेटर फील तो नहीं कर रही थी, तो फिर भी ओल्ड लेडी का थैंक्स कहती है इतना अच्छा सॉस बनाने के लिए। फिर दोनों घर की तरफ निकल पड़ते हैं और उसके उतरे हुए चेहरे को देख योकोया उसे चीयर करने के लिए पूछता है, जैसे तुम अपनी बहन से मिलोगी तो क्या बात करोगी? यूकी कहती है मुझे नहीं पता क्योंकि मुझे तो उसका चेहरा तक याद नहीं आ रहा, सिर्फ इतना याद है कि ये बेल हम दोनों को मम्मी पापा ने दिया था, इसलिए मैं ये बेल को हमेशा पहन के रखती हूँ ताकि कहीं कभी वो इसे देखकर मुझे पहचान ले। पिछले 10 सालों से मैं कितनी कंट्री घूम ली लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, शायद वो मुझसे नाराज है। मुझे यकीन है कि वो एक हैप्पी लाइफ जी रही होगी। फिर अचानक से योकोया का क्लासमेट्स ताइदा और कोबाची आ रहे थे और ताइदा अपनी फेमस आइडल की कैसेट दिखाते हुए बताता है कि ये कात्सुदा फेस्टिवल में भी आने वाला है। कोबाची योकोया से कहता है कि आजकल तुम हमारे साथ नहीं घूमते हाँ? ताइदा कहता है कि उससे जलो मत कोबाची। फिर वो यूकी से कहता है कि तुम्हारे आने के बाद से योकोया काफी खुश रहने लगा है, वैसे तुम्हें पता है योकोया पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। फिर वो उसके बारे में बताने लगता है कि कैसे योकोया सर्दी या गर्मी में भी ब्लैक कोट नेक तक पहन के आता था बैडेस दिखने के लिए, और नाम भी उसने अपना लॉरेंस बिश्नोई रख लिया था। यहाँ तक कि बैडेस वाइब लेने के लिए ही वो अपना रूम भी साफ नहीं करता था। योकोया जाके झट से उसका मुंह बंद करता है इससे पहले कि वो और पोल खोले। इसी बीच में टाइडा की कैसेट उछल के नाली में गिरने वाली होती है जिसे यूकी अपने बैग को स्लाइड करके बचा लेती है, और इस वजह से अब उसकी बची हुई कात्सुदा सॉस वहीं रोड पे पलट जाती है। और ऐसे में यूकी को मूव की टैगलाइन याद आती है। सीन शिफ्ट होता है उसी रात को। कात्सुदा सॉस यूकी के सपने में आके कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, आई हेट यू। उसकी नींद खुलती है इसी सपने के साथ। योकोया उससे आगे जब पूछता है कि आज खाना नहीं बनेगा क्या, यूकी कहती है कि अब जीने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कात्सुदा सॉस मुझसे नफरत करने लगा है। योकोया को कुछ नहीं समझ में आ रहा था तो वो उसे अपने सपने के बारे में बताती है। योकोया कहता है कि इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, अगले वीक से तुम जितना चाहो उतना कात्सुदा सॉस खरीद सकती हो। यूकी कहती है कि सिर्फ एक यही सपना नहीं है जो मुझे परेशान करता है। अगले रात को हम देखते हैं कि यूकी आज भी सोते हुए कोई बुरा सपना देख रही थी, जिस वजह से वो उठ के योकोया के रूम में पूछती है कि क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ क्योंकि मुझे फिर से डरावने सपने आ रहे हैं। योकोया पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, फिर कहता है कि वैसे मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं, तब तक मैं तुमसे बात कर सकता हूँ जब तक तुम्हें नींद नहीं आती। यूकी थोड़ा कंफर्टेबल फील करती है और कहती है कि आप सही में काफ़ी अच्छे हैं मास्टर योकोया, सभी को पसंद करते हैं। क्या कोई है जिससे आप भी नफरत करते हैं? ये सुन योकोया कहता है कि मैं एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता कि ये नफरत है या नहीं, पर पास्ट में हुई कुछ इंसिडेंट की वजह से मैं अपने डैड को पसंद नहीं करता। यहाँ यूकी को भी अपनी बहन और उस बेल का पास्ट याद आता है और वो उठकर फिर सोने चली जाती है। योकोया उसे इस परेशानी में देख जानना चाह रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। यूकी को फिर कात्सुदा सॉस का सपना आता है और इस बार ना सिर्फ वो उससे नफरत करने की बात कहता है बल्कि ये भी कि तुमने मुझे वैसे ही फेंक दिया जैसे तुमने अपनी बहन को फेंका था। तुम सिर्फ लोगों को मारने में ही अच्छी हो, उनसे प्यार करने में नहीं। यूकी यहाँ कह रही थी कि मैं खुद को नॉर्मल लड़की बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इस पर कात्सुदा सॉस कहता है कि जरा देखो तो अपने आसपास के लोगों को, वो भी तुमसे अंदर ही अंदर नफरत करते हैं। यहाँ हम यूकी के बचपन का सीन देखते हैं जहाँ उसका नाम मारिया होता है और वो एक गूगल गर्ल थी जिसे 13 लैंग्वेजेस बोलनी आती थी और उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे मीडिया में होते थे। इन सभी पॉपुलैरिटी की तरफ ना जा करके उसका सारा लगाव अपने मॉम डैड से था। बात है मारिया के बर्थडे के दिन की। उसके घर पे कोई नॉक करता है और जैसे ही गेट खोलने उसके मॉम डैड जाते हैं, मारिया की लाइफ हेल हो जाती है क्योंकि उसके मॉम डैड का मर्डर करके एसेसियन मारिया को किडनैप कर लेते हैं उसकी टैलेंट की वजह से। यहीं से मारिया यानी यूकी के अंदर के सारी फीलिंग्स खत्म हो गई और एक के बाद एक मर्डर करते हुए वो इस एसेसिनेशन की दलदल में धंसती चली गई। उसकी बहन को ये सब चीजें पसंद नहीं थी, जिस वजह से वो उसकी मॉम की दी गई बेल उसके सामने फेंक के आई हेट यू कह के चली जाती है। क्योंकि इस दुनिया में ऐसे ही नाम कमाती चली जा रही थी, तभी उसे वो मास्टर मिले जिन्होंने उसे वापस नॉर्मल लाइफ में जीने का एक मौका दिया पेड के ड्रेस को गिफ्ट करके। तभी उसकी नींद खुलती है क्योंकि योकोया उसे जगा के पूछ रहा था कि तुम ठीक तो हो ना, क्योंकि तुम नींद में काफी ज्यादा कराह रही थी। यूकी अचानक से उसे पकड़ बेड पे सुला लेती है, जिससे तो योकोया एकदम से हैरान होकर के उसे छोड़ने को कहता है। यूकी कहती है कि प्लीज, मुझे पता है कि ये अजीब है पर मुझे थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रहने दो। योकोया उससे पूछता है कि क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा? यूकी कहती है कि हाँ, ये मेरे डार्क पास्ट की ही एक यादें थी।
युकोया उसे थपथपाते हुए रिलैक्स होने को कहता है और ऐसे ही यूकी को यहाँ फिर नींद आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन स्कूल में। यूकी को कात्सुदा फेस्टिवल के बारे में नहीं पता था, तो ताइदा बताता है कि स्कूल में कल्चरल, स्पोर्ट्स और म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं जिसमें हर क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और विनर को इस बार तो स्पेशल कात्सुदा सॉस मिलने वाला है। जो सुन तो यूकी के मुंह में पानी आने लगता है और वो ये कंपटीशन जीतने के बारे में पूछने लगती है। बाची बताता है कि हमारे स्टैंडर्ड के लिए उसमें पार्टिसिपेट करना ही हमारे ग्रेड्स पे डिपेंड करेगा। जो सुन यूकी सभी को अपने एक सब्जेक्ट का मार्क्स दिखाती है जिसमें उसे 42 नंबर आए थे। युकोया कहता है कि पार्टिसिपेट होने के लिए 60 का एवरेज होना जरूरी है। ये सुन तो यूकी उदास हो जाती है, पर ताइदा बताता है कि तुम चिंता मत करो, बस तुम्हें बाकी के सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। जो सुन तो यूकी अब मन बना लेती है। लंच टाइम पे ग्रेस अपने एग्रीमेंट के तहत यूकी को कात्सुदा ब्रेड देने आती है, जिसे लेके यूकी उसका थैंक्स कहती है। ग्रेस कहती है कि हाँ अब चलो जाओ भी, मुझे सभी स्टूडेंट्स के पेपर भी चेक करने हैं। यहाँ युकोया ग्रेस से बताता है कि यूकी ने भी इस बार फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होने का डिसाइड किया है। अभी ग्रेस की नज़र यूकी के रोल नंबर वाले पेपर पे जाती है जिसपे उसने अपना नाम ही नहीं लिखा था। यूकी से ये बात बताती है और यूकी को भी याद आता है कि हाँ उसने टेस्ट पेपर पे अपना नाम ही नहीं लिखा था। ग्रेस बताती है कि बिना नाम लिखे तो तुम अब इस सब्जेक्ट में फेल ही होने वाली हो। यूकी उसे नाम लिख लेने देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर ग्रेस तो यहाँ मौका का फायदा उठाकर कहती है इसके बदले तुमने डेली डेली जो कात्सुदा ब्रेड लेने वाला एग्रीमेंट किया है उसे कैंसिल करना होगा। और हाँ एक चीज और, कि तुम रामन में सॉस डाल करके कभी नहीं खाओगी। यूकी यहाँ उसकी बात मानने के लिए तैयार हो ही रही थी कि एक तेज हवा का झोंका ग्रेस के पीछे से गुजरता है और इसके बाद जब ग्रेस पेपर पे देखती है तो उस पे तो यूकी का नाम लिखा हुआ था। और जब वो यूकी से ये सब कैसे हुआ पूछती है तो युकोया उसे मुंह बंद करने को बोलता है कि तुमने ही ठीक से नहीं देखा होगा, उसने अपना नाम लिखा था। और ग्रेस यहाँ से आरसीबी की तरफ बाहर हो जाती है। युकोया उसके जाने के बाद पूछता है कि ये सब तुमने तो नहीं किया है ना। हॉल के पीछे वही लड़की नाका लंबी लंबी सांसें ले रही थी। यूकी उसके पास आकर के उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि उसने उसे इतनी तेजी से भी ये करने के बाद देख लिया। और ये सुन तो नाका हैरान होती है। युकोया भी यहाँ आके उसे देख कहता है कि तुम तो हमारे क्लास की इसागी नाका हो ना। यहाँ नाका कहती है हाँ, और बताती है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम कात्सुदा फेस्टिवल जीत सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है डोजो में, जहाँ वही लड़की जिसे अभी हमने देखा नाका कुछ निंजा रोबोट्स के साथ अपनी डेली प्रैक्टिस कर रही होती है। अभी अचानक से फिसलने से स्टिक उसके मुंह पे लगने वाली थी, जिसे उसका बड़ा भाई तात्सु रोक देता है। फिर वो कहता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम किस फैमिली से हो और उनके क्या क्या कारनामे रहे हैं। नाका यहाँ अपने भाई को निराश करने पे शर्मिंदा थी, लेकिन दूसरी तरफ बाहर से सख्त दिखने वाला उसका भाई ये सोच रहा था कि अच्छा है कि वो स्टिक उसके चेहरे पे नहीं लगी। सीन शिफ्ट होता है युकोया के स्कूल में, जहाँ आज कात्सुदा फेस्टिवल इवेंट था और जो कंपटीशन रहने वाला है वो चोर पुलिस का रहने वाला है। इसमें स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट तात्सु पुलिस बनेगा और बाकी स्टूडेंट्स चोर। सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट में तात्सु को एक स्टूडेंट पे डाउट हो रहा था, जो कि यूकी है, जो अपने आप को युकोया का कजन बताती है। तात्सु सोचता है कि युकोया जैसे कि पूरे खानदान में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं होगी, इस पे मैं नजर रखूंगा, शायद ये हमारे दुश्मनों में से एक हो। वहीं अंदर बैक क्लास में नाका युकोया से बता रही होती है कि कैसे इस बार का पुलिस उसका भाई रहने वाला है और वो उसे हरा के ये साबित करेगी कि वो भी एक काबिल निंजा है। पर ये देख करके कि यूकी भी उसकी ये डायलॉग सुन रही है, वो काफी शर्मा रही होती है। युकोया समझ जाता है कि नाका को यूकी से बात करने में हिचकिचाहट हो रही है। वो कहता है कि तुमने सही कहा, हम मिलकर काउंसिल प्रेसिडेंट को जरूर हरा देंगे। तभी यहाँ एक बड़ा सा कात्सुदा सॉस का बोतल चल के आता है, जिसे देख तो यूकी अभी सब चाट जाती, पर ये ताइदा था। खैर ताइदा बताता है कि ये कंपटीशन जीतने के लिए फिजिकली स्ट्रांग लोग चाहिए, इसलिए वो उनकी टीम में रहेगा। इसलिए नहीं कि वो स्ट्रांग है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें यूकी है। युकोया को नाका इस कंपटीशन के लिए थोड़ी कमजोर लग रही थी, पर नाका कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं भागने में काफी तेज हूँ, इससे मैं तुम लोगों की हर तरह से मदद करूंगी। यूकी यहाँ कहती है कि ठीक है, फिर तो चलो मिलकर पुलिस बने उस स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट को हराते हैं। पर इन्हें नहीं पता था कि कैफे में खड़ा तात्सु इनकी बातें सुन रहा होता है और उसे गुस्सा आता है ये सुन करके कि यूकी और बाकी सब उसकी बहन को उसके खिलाफ भड़काकर भाई बहन के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। चिल डूड, वो बस गेम की बात कर रही थी। इधर कंपटीशन शुरू होने वाला था। ताइदा बताता है कि वो इस बार कात्सुदा सॉस बोतल इसलिए बन के आया है ताकि पूरी मीडिया में लोग उस पर नजर रखें। ये सुन युकोया को ध्यान आता है कि इस कंपटीशन को ब्रॉडकास्ट भी किया जा रहा है। वो यूकी से पूछने जा रहा था कि टीवी पे दिखने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, पर इससे पहले यहाँ कोबाची और रिको आ जाते हैं और रिको कंप्लेन कर रही होती है कि वो उन्हें कब से ढूंढ रही है, कितने काम पड़े हैं करने को।
योकोया रिको को उनके शुरू होने वाले कंपटीशन के बारे में बताता है, जिससे वो उसकी हेल्प नहीं करा पाएंगे। ताइदा कोबाची को कहता है कि तब तक तुम इस खरगोश से मदद ले लो। उन्हें ऐसे मजाक मस्ती करते देख नाका यूकी से कहती है, तुम सब तो काफी क्लोज फ्रेंड्स हो, क्या मैं भी अब इसका हिस्सा हूँ? इससे पहले यूकी कुछ कहती, नाका सवाल बदलने लगती है, पर यूकी कहती है, अगर तुम दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे काफी खुशी होगी। ये सुन नाका काफी खुश होती है और जब योकोया दोनों से कंपटीशन के लिए रेडी होने चलने को बोलता है तो नाका यहाँ से कहते हुए भाग जाती है कि वो बस थोड़ी देर में आई। योकोया कहता है कि वो काफी एक्साइटेड लग रही थी, ऐसा क्या बात हुआ तुम दोनों के बीच में? यूकी योकोया से पूछती है कि आखिर दोस्त बनने का मतलब क्या होता है। इधर नाका काफी खुश होते हुए सोच रही थी और खुद से सवाल भी कर रही थी, तो यूकी मेरी अब दोस्त है और मेरी हकीकत जानने के बाद भी वो मेरी दोस्त ही रहेगी, है ना? भागते हुए उसे खिड़की से बात करते इस कंपटीशन के रोज सुनाई देते हैं जिसमें कुछ नया ऐड हुआ था। सीन शिफ्ट होता है, महफिलें सजी थी, गेम शुरू होने वाला था और कमेंटेटर अनाउंस करती हैं आज के स्पेशल गेस्ट नाज़का को, वही फेमस आइडल जिसका ताइदा के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स भी बड़े वाले फैन हैं। कमेंटेटर आगे गेम के बारे में बताती हैं कि चोरों को जीतने के लिए 15 मिनट तात्सु बने पुलिस से बचना होगा और फिर जेल से बाहर निकलना होगा। एक भी चोर अगर ऐसा कर लेता है तो चोर मंडली जीत जाएगी। माइक लेते हुए नाज़का न्यू रूल ऐड करती है कि पूरी क्लास अपने पहने एनिमल थीम वाले कॉस्ट्यूम में ही भागेगी। नाका यहाँ यूकी से माफी मांगती है कि उसने ये रूल आके सभी को पहले नहीं बताया। यूकी कहती है कोई बात नहीं, हम ऐसे भी जीत जाएंगे, और सोचती है कि कैसे योकोया उसे ये कॉस्ट्यूम सजेस्ट किया जिससे उसका चेहरा कैमरे में ना आए। दूसरी तरफ पुलिस बना तात्सु अपनी बहन को देख सोच रहा था कि ये इस कॉस्ट्यूम में कितनी प्यारी लग रही है, पर नाका उसे देखते ही मुंह घुमा लेती है क्योंकि वो उसका राइवल है। पर ऐसा करते देख तात्सु हैरान था कि उसे ये सब कौन सिखा रहा है। तभी उसकी नजर साथ खड़ी वुल्फ कॉस्ट्यूम पे जाती है और उसे पता था कि इसमें यूकी ही है। वो कहता है कि उसे इसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। गेम शुरू होता है और तात्सु किसी पागल सांड की तरह सभी स्टूडेंट्स को उठा उठा के अपने जेल में फेंके जा रहा था। थोड़ी देर में सिर्फ ताइदा, यूकी और नाका ही बचे थे। तात्सुदा सॉस बना ताइदा कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे हाथ तो बिल्कुल नहीं आने वाला, पर तभी तात्सु उसे पकड़ के उठा के जेल में फेंक देता है और अब उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूकी पे ही था। वो तुरंत उसे भी उसके कॉलर से पकड़ उठा के अपने जेल की तरफ उछाल देता है, पर यूकी अपने हाथ से उसे पकड़ लेती है। तात्सु उसे पंखे की तरह घुमा के फेंकने वाला ही था और ये सब नाका को देख समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे ध्यान आता है कि यूकी अब उसकी दोस्त है, इसलिए समय है दोस्ती निभाने का। वो एक पिंक बॉल फोड़ती है और अपनी निंजा स्पीड से खुद को यूकी की जगह रिप्लेस कर देती है। तात्सु को यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपने क्यूटी पाई को उठा के फेंक दिया। बाकियों की तरह ही उसे भी गिरने से बचा लिया गया था, पर अब गेम में सिर्फ चोरों की तरफ से बची थी यूकी, जिसे अभी भी इस बुलडोजर से बचना था। नाका का उसके लिए किए सेक्रीफाइस योकोया के बात को याद दिलाता है जब यूकी उसे पूछी थी कि दोस्त का असली मतलब क्या होता है। योकोया कहता है कि मेरी समस्या तो वो जो मुश्किल समय में आपके काम आए, जैसे ये दोनों मुझे अपना दोस्त बुलाते हैं। काफी खराब समय से गुजरा, पर ताइदा और कोबाची मेरे साथ कभी नहीं छोड़े और किसी दिन वो भी इनके काम जरूर आएगा। यही सोचते हुए यूकी भी डिसाइड करती है कि वो भी नाका के खातिर इस गेम को जीतेगी। इसके लिए उसे 2 मिनट और तात्सु को फेस करना था। इधर तात्सु अभी भी सदमे में था कि उसे कैसे नहीं पता चला कि वो नाका थी। इधर यूकी प्लान बनाती है कि कैसे वो कैमरे से बचते हुए तात्सु को फेस करेगी, तो उसे वो दो हाथ करने का डिसाइड करती है, जिसे दोनों के चारों ओर बवंडर बनने लगा था और सभी हैरान थे कि आखिर कौन है उस वुल्फ कॉस्ट्यूम में जो प्रेसिडेंट को इतनी टक्कर दे रहा है। इधर तात्सु यूकी से कह रहा होता है कि तुम बस उसकी झूठी दोस्त बनने का दिखावा कर रही हो, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि उसने क्या क्या झेला है, उसे कोई नहीं समझ सकता। ये सुन यूकी प्रेसिडेंट को उठा के पटक देती है और नाका के पास भागते हुए आके कहती है, दोस्ती क्या है ये जानने से पहले ही मैंने तुम्हें दोस्त बनने के लिए हाँ कह दिया और अब मुझे थोड़ा बहुत पता चला और बाकी मैं तुमसे दोस्ती करके पता लगा लूंगी। वो उसका हाथ पकड़ कहती है, तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नाका ओवर द मून थी और तभी तात्सु पीछे से यूकी को उठा के फेंकने ही वाला होता है कि टाइम अप हो जाता है। योकोया को लगता है कि वो जीत गए हैं, पर रिको बताती है कि नहीं भाई, यूकी को जेल से बाहर भी निकलना था, जिसका मतलब ये था कि ये कॉन्टेस्ट तात्सु एज अ पुलिस जीत गया था। यूकी कमेंटेटर्स की बात सुन शॉक थी कि उसने गेम रूल को अच्छे से नहीं समझा। इसके बाद विनर का और आखिरी बचे चोर का इंटरव्यू होना था। तात्सु यूकी को लेके जाने लगता है, पर तभी नाका एक और पिंकी बॉल फोड़ती है और यूकी को ताइदा से रिप्लेस कर देती है और उसे ताइदा के कॉस्ट्यूम में लेके दोनों वहां से निकल लेते हैं। सीन शिफ्ट होता है, यूकी नाका से कह रही होती है कि कैसे उसका ध्यान गेम में सिर्फ उससे दोस्ती करने पे ही था, जिस वजह से वो हार गए। और ये सुन तो नाका काफी खुश हो रही थी।
तभी उसका भाई आकर कहता है कि चलो नाका घर चलते हैं। और यूकी को देख तात्सु सोचता है इस लड़की को थोड़ा और छूट दे दिया जाए तो ये तो नाका के लिए परेशानी बन जाएगी। वो यूकी से कहता है कि अभी के लिए तो तुम्हें छोड़ रहा हूँ। यूकी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पहाड़ जैसे आदमी को क्या दिक्कत है। वो जाते हुए नाका से कहती है कल स्कूल में मिलते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में रूफटॉप पे। योकोया यूकी से पूछता है कि आज के फेस्टिवल में हारने पे उदास हो। यूकी कहती है हाँ, पर पता नहीं क्यों जीतने की चिंता करने के बाद भी मुझे पूरे टाइम काफी अच्छा महसूस हो रहा था। योकोया कहता है कि इसे ही एक्साइटमेंट कहते हैं। और यूकी कहती है अब मैं चीजों की एक्साइटमेंट क्या होती है इसे भी फील कर पा रही हूँ। मैं तो चाहती थी कि ये फेस्टिवल कभी ना खत्म हो। योकोया कहता है कि उसके लिए तो तुम्हें फिर अगले साल का इंतजार करना होगा, जहां तुम्हें फिर से मौका मिलेगा तात्सु को हरा के अपने इस एक्साइटमेंट को डबल करने का। यूकी ये सुन काफी खुश होती है और सोचती है कि एक मेरी वो एसेसियन लाइफ थी जहां कल सुबह भी होगा इसका कोई गारंटी नहीं था, और एक मेरी ये लाइफ है जहां मैं अब हर एक नए दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सीन शिफ्ट होता है वीकेंड के दिन। नाका मिलने घर आई थी और अपने कुछ निंजा थ्रोज दिखा रही थी। सभी उसकी तारीफ भी करते हैं, पर नाका कहती है लेकिन मेरी ये निंजा स्किल्स ये सब मेरे भाई के आगे कुछ भी नहीं है। वो इसमें काफी अच्छे हैं क्योंकि उन्हें ये पसंद है, पर मुझे नहीं। तो बस एक नॉर्मल लड़की की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। उसकी इस बात से यूकी खुद को रिलेट करती है और उठते हुए कहती है कि तुम इस बारे में मुझसे खुल के बात कर सकती हो, जो सुन नाका को काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ ग्रेस आते हुए कहती है कि ओहो, एक और लड़की, तुम तो अपनी अलग ही हरेम बनाने का सोच रहे हो योकोया। योकोया उसे समझाने की कोशिश करता है, पर ग्रेस तो आज उसे चिढ़ाने के पूरे मूड में थी। तभी उसका लॉलीपॉप यूकी के फेंके चाकू से फूट जाता है। यूकी यहाँ योकोया से माफी मांगती है उसे अचानक से चौंकाने के लिए, तो ग्रेस कहती है कि है ये मेरा फेवरेट वाला फ्लेवर था। नाका ये देखती है कि ग्रेस यूकी के फेंके चाकू से इतनी भी हैरान नहीं हुई, तो वो उसे पूछती है कि क्या तुम भी एक नॉर्मल लड़की नहीं हो। ग्रेस उसके पास आते हुए कहती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक एसेसिन ही नहीं हूँ बल्कि एक जासूस एसेसिन हूँ, जिसे ये भी पता है कि तुम हिकागी फैमिली की निंजा हो, और उस दिन यूकी के पेपर पे नाम भी तुमने ही लिखा था। जो सुन तो नाका काफी हैरान होती है। योकोया ग्रेस से पूछता है कि वैसे तुम यहाँ किस लिए आई हो। मैं यहाँ ये बताने आई हूँ कि मैं इस बार का क्रिसमस मिस कर दूंगी, क्योंकि मुझे यूकी के बहन का पता लगाने चाइना जाना होगा। उसके कुछ पुराने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास से कांटेक्ट मिला है और वहीं से उसका कुछ पता चल सकता है। ग्रेस यहाँ से जाते हुए योकोया से कहती है क्रिसमस में यूकी के साथ मजे करना। योकोया शर्माते हुए कहता है कि तुम अपना काम करो ना जाके। ग्रेस की बातें सुनने के बाद नाका पूछती है कि क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, एक कजन ब्रदर सिस्टर होके। ओहो, होम स्वीट होम। योकोया यहाँ कहता है कि नहीं, हम कोई कजन नहीं है और ना ही हम डेट कर रहे हैं। वहीं यूकी थोड़ी देर शांत होने के बाद कहती है कि मुझे पहले सिर्फ खुद की हिफाजत करनी पड़ती थी, पर अब मेरे पास योकोया के साथ साथ और भी लोग हैं जिनकी मुझे हिफाजत करना है, और सिर्फ इस बात से ही मुझे काफी खुशी होती है। जो सुन नाका उसके पास आते हुए कहती है कि तू तो काफी सेंटी निकली यार। इधर योकोया सोच रहा था तो यूकी एक फैमिली की तरह जीना सीख रही है। इसी समय से थोड़ी थोड़ी बर्फ गिरनी भी शुरू हो गई थी। तभी वो ध्यान देता है कि उसके डैड मैसेज किए थे जो कि जापान आ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, तो बर्फ से उनका पूरा गार्डन भर गया था। सितारों के साथ साथ जब सभी बाहर आते हैं तो यहाँ योकोया एक छोटा सा स्नोमैन बनाता है, जिसे देख यूकी भी एक बनाने की कोशिश करती है, पर वो अनन्या पांडे के फेज में था। योकोया कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने पहली बार में ही काफी अच्छा बनाया है। और तभी मोचितारो आके उसके बचे हुए कैरियर को भी खत्म कर देता है। यूकी उदास होते हुए पूछती है कि क्या इसे रिवाइव किया जा सकता है। योकोया कहता है कि नहीं, रियल लाइफ में वेंडिंग मशीन नहीं होती है। तब उसके डैड का कॉल आता है, जिसे वो कुछ दूर जाके पिक करता है। उसे ऐसे सीरियस होके बात करते देख यूकी भी नोटिस करती है। कॉल कट करने के बाद योकोया कहता है कि मैं थोड़ी देर में रिको और मॉम के यहाँ से आ रहा हूँ, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। सीन शिफ्ट होता है, योकोया शाम में उधर से लौट रहा होता है, ये सोचते हुए कि यूकी आखिर क्यों आज उससे घर के बाहर मिलने को बोली है। क्या उसे आज बाहर का खाना खाना है। तभी वो क्रिसमस ट्री के पास लोगों की भीड़ देखता है, तो वहां और कोई नहीं बल्कि यूकी खड़ी थी। जैसे योकोया उससे पूछने जाता है कि वो यहाँ क्यों है, वो योकोया को देख उसे अपना मुफलर डाल देती है, ये कहते हुए कि ये आपको गर्म रखेगा। फिर उसका हाथ पकड़ते हुए पूछती है कि क्या हम एक डेट पे चलें। जो सुन तो योकोया काफी घबरा जाता है और कहता है कि क्या डेट, इसके बारे में तुम्हें किसने बताया, और तुम मेरे साथ क्यों डेट पे जाना चाहती हो। यूकी कहती है कि रिको ने मुझे इसका सजेशन दिया क्योंकि आप थोड़े परेशान थे और कॉल के टाइम भी मैंने ये नोटिस किया था, इसलिए मैं आपको अच्छा फील करवाना चाहती हूँ, इससे मुझे काफी खुशी होगी। यूको ये सुन कहता है कि ठीक है, तो फिर हम अपना डेट जारी रखते हैं।
दोनों हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ते हैं और यूकोया सोच रहा होता है कि क्या सही में ये एक डेट कहलाएगा, क्योंकि यूकी मेरे लिए एक अडल्ट की बॉडी में छोटी बच्ची जैसी है। कुछ दूर चलने पे यूकोया कहता है कि तुम्हें पता है इन लाइट्स पे ये स्नोफॉल होते काफी अच्छे दिखाई पड़ते हैं, और ये भी एक रीजन है कि मुझे स्नो काफी पसंद है। जो सुन यूकी हंसते हुए कहती है कि मुझे खुशी है कि आप मुझे इतना पसंद करते हैं। यूकोया तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। यूकी कहती है कि मुझे पता है कि आप ये बात स्नो के लिए कह रहे थे, पर मेरा नाम भी तो यूकी यानी स्नो ही है। ओहो, तो अब इस एसेसियन को इश्कबाजी करने भी आने लगी। यूकोया की हाल अभी क्या होगी इमेजिन करके देखो। क्रिसमस नाइट में स्नोफॉल हो रहा है और एक खूबसूरत इनोसेंट सी लड़की आपके हाथ पकड़े हुए फ्लर्ट करने की कोशिश करे। सीन शिफ्ट होता है जहां हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। यूकी रिको से कॉल पे डेट पे क्या पहन के जाए पूछ रही होती है। रिको उसे सभी चीजें निकलवा कर कहती है कि तुमने भाई को अब तक अपना एसेसियन साइड दिखाया है, इस बार उसे अपने सौंदर्य से परिचय कराओ। यूकी पूछती है कि क्या इससे मास्टर यूकोया को अच्छा लगेगा। रिको कहती है अच्छा लगेगा, देखना एक ही डेट में तुम काम वाली से घर वाली बन जाओगी। सीन प्रेजेंट में आता है जहां यूकोया रिको से पूछ रहा होता है कि ये जो तुम कर रही हो ये सब सही भी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यूकी जैसी लड़की में किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग्स भी होगी। रिको कहती है कि देखो भाई, एज ए लड़की मैं तो यही देखकर कहूंगी कि यूकी तुम में 1000% इंटरेस्टेड है। बाकी तुम्हें डाउट है तो तुम ये ऑनलाइन लव टेस्ट क्यों नहीं दे देते, जिससे तुम्हारे किसी के प्रति इंटरेस्ट कितना है ये पता चल जाएगा। यूकोया कहता है कि क्या ये बकवास ऑनलाइन। रिको कहती है हाँ, इसी से श्योर होके मेरी एक फ्रेंड ने अपने क्रश को प्रपोज भी किया और दोनों अब मरीजों की गिनती में आते हैं। रिको यूकोया से लव क्वेश्चंस पूछना शुरू करती है। पहला सवाल, क्या वो तुम्हें फिजिकली टच करती है? यूकोया कहता है हाँ। दूसरा सवाल, क्या वो तुम्हारी तारीफ करती है? यूकोया कहता है हाँ। तीसरा सवाल, क्या वो तुमसे गहरी बातचीत करती है? यूकोया कहता है हाँ। डिस्क्लेमर, ऐसे क्वेश्चंस आंसर के बेसिस पे टीनेजर्स क्रश को प्रपोज ना करें, आप क्षतिग्रस्त भी हो सकते हैं। धन्यवाद। खैर, ऐसे ही यूकोया रिको के 24 क्वेश्चंस के आंसर हाँ में देता है और 25वां क्वेश्चन था कि क्या वो तुमसे कभी ओपनली कही है कि वो तुम्हें पसंद करती है। इस पर यूकोया को यूकी की कही क्रिसमस नाइट वाली बात याद आती है कि मुझे खुशी है कि आप मुझे पसंद करते हैं, पर यूकोया यहाँ कहता है कि नहीं, उसने ओपनली कभी नहीं कहा कि वो मुझे पसंद करती है। यूकोया का लव इंटरेस्ट रिजल्ट आया था 96% और रिको काफी खुश होते हुए कहती है कि ये तो बहुत है, तुम्हें अब बस उसे प्रपोज करने का देर है। यूकोया कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी उस 4% का डर है। तभी मार्केट से यूकी सब्जी लेके आ रही होती है और रिको भी उसे रोक यही लव इंटरेस्ट प्ले करने को बोलती है। फिर सेम क्वेश्चन वो यूकी से करती है और जैसे जैसे यूकी इसका आंसर हाँ में देती जाती, यूकोया की हालत खराब होती जाती। आखिरी सवाल वही था कि क्या यूकोया ने कभी तुमसे कहा है कि वो तुम्हें पसंद करता है। उस पर यूकी क्रिसमस इवनिंग की हुई बात को बताते हुए हाँ में जवाब देती है। जो सुन यूकोया शर्म से तो मरा ही जा रहा था और रिको इन दोनों की 196% मैचिंग दिखाते हुए कहती है कि लगता है मैं जल्द ही बुआ बनने वाली हूँ। खैर, थोड़ी देर में सभी डिनर करने बैठे थे और रिको यूकी को भी कोटात्सु के अंदर पैर डाल लेने बोलती है जिससे वो गर्म रहेंगे, पर यूकी के पैर डालते ही वो दूसरी तरफ से बाहर निकल जाते हैं तो वो अंदर ही मोड़ के बैठ जाती है। रिको यहाँ बताने लगती है कि कैसे पहले कोटात्सु अंदर रखने का जगह भी नहीं रहता था, क्योंकि बड़े भाई पापा को परेशान करने के लिए पूरे रूम में कचरा भर के रखते थे। यूकोया उसे शांत रहने को कहता है और रिको तो उसकी बचपन की और अजीबोगरीब हरकतें सुनाने लगती है। हाँ, जो मेरी मम्मी को भी पता नहीं लोगों को सुनाने में क्या मजा आता है। फिर यहाँ यूकोया उसे चुप हो जा करके इशारा कर रहा होता है, पर वो कहाँ चुप होने वाली थी। वो फिर उसे कोतात्सु के अंदर ही पैर से मारने लगता है कि अब तो चुप हो जा, पर काफी देर तक 2-4 लात लेने पर भी रिको की बातों के फ्लो में कोई अंतर नहीं आता है। यूकोया को शक तो होता है कि वो कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं डायल कर रहा। वो चेक करता है तो सही में वो रिको को नहीं बल्कि यूकी के पैर पे मार रहा था, और जब यूकी देखती है कि यूकोया को ये अब रियलाइज हो रहा है तो वो हंसने लगती है। एक को शर्माए और दूसरे को हंसते हुए देख रिको पूछती है कि तुम दोनों क्या कोई कोडवर्ड में बातें कर रहे हो, या फिर ये दो कपल्स के बीच चल रही क्यूट हरकतें थी। दोनों ये सुन काफी शर्मा जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है कुछ दिनों बाद। यूकोया सोच रहा था उस क्रिसमस वाली रात की बात। फिर सीन शिफ्ट होता है यूकोया के बचपन में, जहां वो एक लड़की को जब कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। वो लड़की कहती है कि तुम जो महसूस कर रहे हो ये प्यार नहीं है, तुम अकेले हो इसलिए किसी के साथ समय बिताना चाह रहे हो। ये लड़की पक्का आज के समय की आनंद मूर्ति गुरु माँ है। इतनी सी उम्र में इतना समझदार कौन होता है यार।
खैर यहाँ यूकोया इस चीज को रिलेट करता है यूकी से कि क्या हो मेरा ये अट्रैक्शन यूकी की तरफ सिर्फ मेरे खालीपन को भरने का एकमात्र कारण हो। यही सोचते हुए वो रात से सुबह कर दिया था, क्योंकि यूकी के बगल में सोने की वजह से उसे नींद तो पूरी रात नहीं आई थी। वो धीरे से उठ के जाने लगता है, पर तभी यूकी की भी नींद खुल जाती है और वो उसे गुड मॉर्निंग कहती है। यूकोया भी उसे गुड मॉर्निंग कर डोर के बाहर सोचने लगता है, यूकी को बुरे सपने आ रहे थे इसलिए मैं उसे अपने रूम में सोने दिया और इस वजह से मैं नहीं सो पा रहा हूँ, ये मैं उससे कैसे बताऊं। तभी यूकी बाहर आते हुए पूछती है, क्या हुआ मास्टर? यूकोया कहता है, कुछ नहीं, बस ये साल खत्म होने वाला है तो सोचा कि जल्दी उठकर साफ सफाई में लग जाऊं। मुंह धोते हुए उसने यूकी से कन्फेशन करने का भी ख्याल धो दिया, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ये उसका खालीपन है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं बनेगा। इधर यूकी यूकोया की सभी चीजों को सेट करके घर की साफ सफाई करने में काफी एक्साइटेड लग रही थी, क्योंकि पहले तो उसे कुछ भी करना नहीं आता था, पर अब यूकोया को ये सब चुटकियों में साफ करके दिखाना चाहती है। पर राइटर मोचिटारो की हेल्प से कहानी में ट्विस्ट ले आता है और यूकी उस कारण से पोछा बाल्टी समेत वहीं गिर जाती है। यूकोया यहाँ आके देख समझ जाता है और मोचिटारो को उठाते हुए कहता है कि यूकी को परेशान करना बंद करो। यूकी यहाँ उठते हुए अपना मेड कोट उतारने सूखने डालने वाली होती है, जिससे यूकोया उसे ऐसे भींगे हुए देख वहां से कहते हुए चल देता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। अंदर आके यूकोया राहत की सांस लेता है। यहाँ यूकोया और मैं एक चीज से रिलेट कर रहे होते हैं कि दोनों उस ट्रक से दूरियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ हम एक एक पल बिताना चाहते हैं। खैर यूकी यूकोया को आवाज से पूछती है कि आप सुबह से काफी परेशान लग रहे हैं मास्टर, और फिर अपनी बाहें फैला उसे आके रिलैक्स करने बोलती है। यूकोया यहाँ उसकी आशाओं भरी चमकीली नजरों में तो खोने ही वाला था, पर खुद को कंट्रोल कर उससे कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आता कि एक नॉर्मल हाई स्कूल का लड़का ऐसे ही बात बात पे किसी लड़की गोद में नहीं सो सकता। ये बात यूकी सुन कहती है, तो आप मुझसे तंग आ गए हैं, है ना मास्टर? और ये कहते हुए वो बचपन के बाद से पहली बार रोई थी, जिससे अपने आंखों में आंसू देख वो कहती है कि ये क्या चीज है, ये काफी गर्म है। यूकोया को समझ आ गया था कि उसकी बात से यूकी को चोट पहुंची है, जिससे उसमें रोने की फीलिंग्स अब आ गई हैं। वो उसे समझाता है कि उसके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। फिर यूकी नहाने को चली जाती है और यूकोया सोचता है कि हमारे बीच चीजें ऐसे क्यों जाने लगी। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन और यूकी अब छोटी मोटी चीजों में भी रोने लगती है। मूली खरीदना भूल गई, मोचिटारो एक कुत्ता है, दो बिल्लियां लड़ रही हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। यूकोया यूकी का ये हाल देख समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। इस रात भी यूकी अपने डरावनी सपने की वजह से यूकोया के रूम में ही सोने आती है, पर यूकोया को नींद कहाँ से आने वाली थी। सुबह में उठ यूकी देखती है यूकोया जिस सोफे पे सोया था वही एक लेटर लिख छोड़ दिया था कि मैं थोड़ी देर में आया। यूकी भी मोचिटारो के साथ डिनर का सामान लेने बाजार आ जाती है, पर साल का आखिरी दिन होने की वजह से कात्सुदा स्टोर बंद था, तो वो मॉल से सामान ले जाने का डिसाइड करती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो रोस्टेड मीट खरीद लेती है। घर आने पे वो देखती है तो यूकोया ने डिनर रेडी कर दिया था जो रोस्टेड मीट ही था, जो देख यूकी फिर से रोने लगती है। यूकोया उसे फुसलाता है कि तुमने सही वाला खरीदा है, मेरा वाला तो पीसेस में है। इसके बाद वो डिनर करने बैठे थे, जहाँ यूकी डिनर को टेस्टी तो बता रही थी, पर इसके साथ साथ वो रोए भी जा रही थी। यूकोया सोचता है कि इसके नैना तो सावन भादों की तरह बरस रहे हैं, मुझे कुछ करना होगा और कल तक तो शायद डैड भी आ जाएंगे। यही सोचते हुए वो वहीं सो जाता है और थोड़ी देर बाद यूकी आके उस पर कम्बल डाल के चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, न्यू ईयर था और रिको मस्त नहा धोआ के यूकोया को आवाज देती है श्राइन विजिट करने के लिए। यूकी आकर बताती है कि मास्टर यूकोया तो अभी तक सो ही रहे हैं। रिको कहती है क्या, पर आज तो भाई का बर्थडे भी है। जो सुन यूकी फिर से रोने लगती है कि और मुझे इस बात का पता भी नहीं। रिको उसे रोते हुए देख कहती है कि मैंने पहली बार तुम्हें रोते हुए देखा है। यूकी बताती है कि ये आंसू अब मेरे बस में नहीं रह गए हैं। रिको कहते हुए चली जाती है कि ठीक है, मैं बाद में आके मिलती हूँ, अभी दोस्तों से भी मिलने जाना है। अंदर आके यूकी यूकोया का फोन में नाका का मैसेज देखती है, जो यूकी के साथ उसे श्राइन विजिट करने बुला रही थी। यूकी यूकोया को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझती और खुद नाका से मिलने चली जाती है। नाका उसे देख न्यू ईयर विश करती है, तो यूकी पूछती है सभी लोग न्यू ईयर पे श्राइन विजिट क्यों करते हैं। नाका बताती है कि ऐसा करने से हम अपने न्यू ईयर की विशेष को गॉड तक पहुंचा सकते हैं। तभी यूकी सामने बॉक्स में रखी किस्मत के पन्नों को देखती है और नाका उसे बताती है कि ये क्या है, और फिर दोनों अपने लिए एक एक ले लेते हैं। यूकी तो अपना वाला पढ़ के रोने ही लग जाती है और वो बताती है कि इसमें लिखा है कि मेरी खोई हुई चीज किसी और को मिल जाएगी, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं और मास्टर यूकोया अलग हो जाएंगे। नाका कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यूकी कहती है कि नहीं, ऐसा हो सकता है, कुछ दिनों से मास्टर अजीब बिहेव कर रहे हैं। मुझे तो डर लगता है उस दिन का जब उन्हें मेरी जरूरत नहीं रहेगी तो क्या वो मुझे निकाल देंगे। यही सब सोचकर मेरे आंसू और निकलने लगते हैं। नाका कहती है कि तुम इस मामले में इकलौती नहीं हो, मैं भी अपने मॉम की बातों को याद करते हुए काफी रोती थी क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुन यूकी और भी रोने लगती है। नाका कहती है कि अरे ये तब की बात है जब मैं छोटी थी, लेकिन रोने के बाद से मैं काफी रिलीफ महसूस करती थी। हम तब रोते हैं जब हमें हमारे अंदर किसी दबे दुख को बाहर निकालना होता है, इसलिए इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। इसके बाद तुम काफी अच्छा फील करोगी। नाका यहाँ यूकी से कहती है तुम जब तक चाहो रो लो, फिर हम प्रे करने चलेंगे। यूकी को नाका प्रे करना सिखाती है। यूकी यहाँ विश मांगती है कि वो रिको, नाका और मास्टर युकोया के साथ हमेशा रह सके। इधर हम देखते हैं युकोया के डैड उसे कॉल कर रहे होते हैं, पर सूरज चढ़ गया था और बाबू साहब अभी तक सो रहे हैं। दूसरी तरफ यूकी नाका को बताती है आज युकोया का बर्थडे भी है। तो नाका कहती है कि वाओ, इमेजिन करो कि साल का पहला ढलता हुआ सूरज देखते हुए तुम उसे गिफ्ट दे रही हो। यूकी कहती है पर उसे क्या गिफ्ट दे, समझ नहीं आ रहा। नाका बताती है कि वो चीज जो तुम्हें लगता है युकोया को काफी पसंद आएगी। यूकी एक सेकंड के लिए खाने की डिश सोचती है, पर तभी उसे ध्यान आता है कि उसने युकोया के कमरे में सफाई करते समय काफी एक्शन टॉय देखे हैं। वो मॉल में आते हैं और उन्हें थोड़ी देर में युकोया का फेवरेट टॉय भी दिख जाता है, पर वो एक ट्रिकी गेम में था। यूकी कई बार ट्राई करती है पर वो उसे नहीं मिल रहा था, जिस वजह से यूकी रोते हुए कहती है कि मैं तो किसी को गिफ्ट देने के लायक भी नहीं हूँ। उसकी ये बात सुनते हुए एक आदमी वहाँ रुक जाता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं उस चीज को पाने का जो तुम्हें मिल नहीं रहा। यूकी कहती है हाँ। तो वो आदमी यूकी से कहता है कि इस मशीन से ऐसे बात करो जैसे ये तुम्हारा दुश्मन हो, और अगर ये तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो तुम इसे मार डालोगी। नाका सोचती है लगता है इस आदमी ने न्यू ईयर के दिन ही चढ़ा लिया है, पर यूकी उसकी बातों को तेजस भरी ऊर्जा के साथ एसेसिन मोड ऑन करके कहती है इस बार अगर तुम नहीं निकले तो मैं तो तुम्हें मार डालूंगी। और यूकी को वो टॉय तो मिल भी जाता है। ओह प्लीज राइटर, इन सब चीजों को बढ़ावा मत दो यार। यहाँ यूकी उस आदमी को थैंक्स कहती है और वो कहते हुए चला जाता है कि तुम मुझे मेरे बेटे की याद दिला रही हो। वो भी हारने पे ऐसे ही बैठ के रोने लगता है। इधर घर पर रिको पहुंच युकोया को मारते हुए कहती है उठ जा कि अब नागमणि लेके मानेगा, डैड कभी भी आते ही होंगे। युकोया की नजर यूकी के लिखे नोट पे जाती है कि वो बाजार गई है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसने अभी तक यूकी से नहीं बताया कि उसके डैड आने वाले हैं। रिको उसे डांटते हुए कहती है तुमने क्यों उससे इस बारे में बात नहीं किया, जबकि दिन भर वो तुम्हारे आसपास ही तो रहती है। युकोया को ख्याल आता है कि वो इतना फट्टू है कि उसने अपने मॉम से भी बात नहीं कर पाया था कि वो क्यों अलग हो रही हैं। ना ही उसके में हिम्मत थी कि अपने डैड से उस टाइम इस बारे में बात कर सके जब वो उसके लिए एक बेबी सिटर हायर करके खुद विदेश जा रहे थे। तभी उसे नाका का मैसेज आता है कि यूकी को श्राइन में काफी मजा आया, पर बुरी किस्मत का पन्ना निकलने से वो थोड़ी अपसेट है, तो उसे चीयर करना। अचानक से यूकी आती है ये कहते हुए कि आज मैंने और नाका ने श्राइन में बहुत मजे किए। पर रिको उसे देख पूछती है पर इससे तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं? यूकी कहती है नहीं कुछ नहीं, और अंदर चेंज करने जाने लगती है। तभी युकोया उसे रोकते हुए कहता है कि मेरे डैड आज आ रहे हैं, पर यूकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो युकोया कहता है कि मेरा मतलब है मैंने उन्हें ये नहीं बताया है कि तुम एक एसेसियन रह चुकी हो और ऐसे आउटफिट में ही काम करती हो। यूकी को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो वो अंदर चली जाती है। युकोया यहाँ खुद से कहता है कि आखिर वो किस बात से इतना घबरा रहा है। वो रिको से कहता है कि वो यूकी के लिए डैड से बात करेगा। जो सुन रिको कहती है कि वाह बड़े भाई, मतलब तुम्हारे अंदर भी गूदा है इस बारे में बात करने के लिए। जो सुन युकोया शर्मा जाता है। तभी दोनों के डैड एंटर करते हैं और रिको तो खुशी के मारे उछल के उनके पास चली जाती है, लेकिन युकोया एक तरफ शांति से खड़ा था। फिर वो हिम्मत करके कहता है कि मैं आपसे यहाँ काम कर रही मेड के बारे में और बात करना चाहता हूँ, जिसकी एक हिस्ट्री भी है। तभी यहाँ यूकी आती है जो देख कहती है कि आप तो वही मॉल वाले हैं ना। युकोया के डैड उसके मेड ड्रेस को देख कहते हैं और तुम वही हो एक एसेसिन मेड ज़्यू। युकोया सभी के लिए कॉफी बना रहा होता है और यूकी उनका शुक्रिया कर रही होती है मॉल में हेल्प कराने के लिए। डैड कहते हैं कि अरे उस टाइम तो मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। युकोया भी सभी के साथ ज्वाइन करता है, पर उनकी बातें सुन उसे सिर्फ इतना समझ आ रहा था कि उसके डैड यूकी के बारे में पहले भी सुन रखे हैं, क्योंकि यूकी के पुराने मास्टर होमोरू उनके मित्र रहे हैं जो उनसे एक बार बताए थे कि उनके पास एक मेड है जो एसेसियन है और वो चाहते हैं कि उनके ना रहने पे वो उनके साथ रहे। युकोया यहाँ सोच रहा था कि और मैं ये चिंता कर रहा था कि मैं यूकी को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। इन्हें ऐसे बात करता देख तो मुझे स्ट्रेंजर वाली फीलिंग आ रही है।
रिको यहाँ कहती है, तो डैड क्या आपको पहले से पता था कि भाई जिस मेड को रखा है वो एक असैसिन है? उसके डैड कहते हैं, वैसे मुझे उस समय नहीं पता था कि होमरू ये बात सीरियसली बोल रहे हैं या नहीं। वैसे भी तुम दोनों के अंदर अपनी मॉम की वैम्पायर ब्लड बह रहा है, तो तुम्हें कोई असैसिन से क्या ही खतरा होगा। चलो मुझे तुम्हारी मॉम से भी मिलना है और मैं तुम्हें वहां छोड़ भी दूंगा। रिको कहती है, पर डैड आज तो भाई का बर्थडे है ना? युकोया के डैड कहते हैं कि हाँ, पर तुम्हारे भाई को सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। फिर युकोया को बर्थडे विश करते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे मॉम और मेरी तरफ से है। फिर वो जाने के लिए बढ़ने लगते हैं और युकोया सोचता है कि क्या मैं हमेशा की तरह आज भी उनसे अपने दिल में छुपी बात नहीं कह पाऊंगा। युकोया के डैड और रिको कार में बैठ निकलने वाले ही होते हैं कि तभी युकोया कार को रोक अपने डैड से पूछता है कि क्या युकी यहाँ रह सकती है। युकोया के डैड कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो। युकोया कहता है कि मैं चाहता हूँ कि युकी यहीं रहे। उसके डैड कहते हैं कि तुम आज 16 के हो गए हो, तो इतना डिसीजन तो तुम भी अब ले सकते हो। इसके बाद वो निकल जाते हैं और युकोया रिलीफ महसूस करता है कि पहली बार वो अपने डैड से दिल की बात कह पाया। इधर युकी बाहर आते हुए युकोया को कुछ देना चाहती थी, पर तभी युकोया को उसके डैड का तुरंत कॉल आता है, जो उसे युकी से बात करवाने को बोलते हैं। वो युकी से पूछते हैं कि मैं युकोया के सामने तो तुमसे ये नहीं पूछ पाया, पर तुम्हारा युकोया को लेके क्या ओपिनियन है। युकी कहती है कि मास्टर युकोया बहुत अच्छे हैं और मेरा काफी ख्याल रखते हैं। उसके डैड कहते हैं कि फिर तो वो जरूर एक नए बदलाव के मोड़ पे है और ये सब चेंजेस उसके अंदर सिर्फ तुम्हारी वजह से ही आया है। इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया और उसका ख्याल रखना। फोन रखने के बाद युकी एक्साइटेड हो युकोया से पूछती है कि क्या वो साथ में सनसेट देखने चलेंगे। इस पर युकोया हाँ करता है और युकी तुरंत से उसे उठा असैसिन वाली जंप लेके रूफटॉप पे आ जाती है। बड़ी ही खुशी के साथ उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है, पर वो गलती से टूट गया था, जिसे युकी अपसेट हो जाती है। पर युकोया फिर भी उसकी प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हुए कहता है कि ये मेरा फेवरेट एनिमे कैरेक्टर था, जिसके लिए मैं अपने डैड से बहुत जिद करता था, क्योंकि मेरे डैड उस समय मेरे लिए हीरो थे। पर जब से मॉम डैड अलग हुए हैं, मैं इसका कारण जाने बिना ही 10 साल तक अपने फैमिली से दूर रहा। मैं नहीं चाहता कि ऐसा तुम्हारे साथ भी हो, इसलिए अगर तुम किसी ऐसे को तलाश कर रही हो जिसे तुम फैमिली कह सको, तो मैं वो तुम्हारे लिए बनना चाहूंगा। जो सुन युकी तो इमोशनल ही हो जाती है। तो युकोया पूछता है कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? युकी कहती है कि नहीं, कमाल है ना कि आंसू खुशी के टाइम भी निकलते हैं, पर क्या मेरे जैसों के लिए भी ये हो सकता है? युकोया कहता है कि हाँ, और मेरे लिए सिर्फ तुम ही हो सकती हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ युकी। थोड़ी देर दोनों पार्टियों में सन्नाटा छा जाता है और फिर युकी स्माइल करते हुए कहती है, और मैं भी आपसे प्यार करती हूँ मास्टर युकोया। थोड़ी देर बाद युकोया अपने कमरे में युकी के दिए गिफ्ट को देख सोचता है, मैं उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। इधर युकी गोभी काटते हुए रियलाइज करती है कि उसकी तरह ही युकोया भी उसे इतना प्यार करता है, और ये सोचते हुए उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो दोनों के कन्फेशन के साथ ही यू आर मिस सर्वेंट का सीजन 1 यहाँ खत्म होता है, और अब तो इनका भी कन्फेशन हो गया है। और मैं यहाँ 12 साल से हर रोज अपने आप से एक ही सवाल करता हूँ कि तू कब करेगा कन्फेस उसे, और अंदर से सिर्फ एक ही जवाब आती है कि थोड़ा और श्योर हो ले, थोड़ा और श्योर हो ले। खैर, इसका सीजन 2 तो अनाउंस्ड हो गया है, पर फिर भी कम से कम 1 साल तो लगेगा एनिमे अडेप्ट होने में। बाकी आपको ये स्टोरी कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना, और मैं कुछ व्यक्तिगत कामों में लगा था जिस वजह से वीडियो डिले हुआ है, उसके लिए माफ कर देना दोस्तों। और मैं मिलूंगा आपसे जल्दी, बिल्कुल जल्दी मिलूंगा न्यू वीडियो में। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मैं चलता हूँ।